हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। सो आशा करता हूँ सभी का तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं डेली, चीज़ों को समझते हुए सोच रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सुखी होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सोम में हमने लास्ट क्लास में आपको शियर फोर्स के बारे में बताया था। शियर फोर्स का डेफिनेशन हमने आपको सिखाया था। शेयर फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये चीज हमने आपको समझाया था। तो ये वही लास्ट क्लास का ही पेज है। साइन कन्वेंशन कैसे चेक किया जाता है हमने आपको बताया था। तो हमने बताया था अगर क्लॉकवाइज रोटेशन मिलता है तो पॉजिटिव शियर फोर्स, अगर एंटी क्लॉक रोटेशन हो गया तो नेगेटिव शियर फोर्स। तो क्लॉकवाइज रोटेशन मिलने का क्या मतलब है? सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड तो क्लॉकवाइज, सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड तो क्लॉकवाइज। तो चाहे सेक्शन के लेफ्ट में देखो, अगर लेफ्ट में अपवर्ड दिख गया तो पॉजिटिव शियर फोर्स, अगर सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड दिख गया तो भी वो पॉजिटिव शियर फोर्स। तो ये चीज मैंने आपको बोला था, ये बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिए। सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव या सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड तो पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड और सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड, तो क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है। तो इस तरह का जो शियर फोर्स होता है उसको हम पॉजिटिव शियर फोर्स बोलते हैं। और ये सेक्शन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट की ओर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जब इक्वेशन लिखते हैं तो क्या किन किन चीजों को देखते हुए हम इक्वेशन लिखते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रही होती है। ठीक है, तो ये सब चीज मैंने आपको विजुअलाइज करवाया था इस लास्ट वाले क्लास में। तो अभी हम बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मोमेंट को डिफाइन करूंगा। तो मोमेंट का भी डेफिनेशन सेम उसी जैसा है, और सेम जो ये जो कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी कॉन्सेप्ट को मैं इधर भी यूज करूंगा, वो सेक्शन देखने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। चीजें आपको समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। एक बार में होता है, कभी समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं, दो बार कर लेंगे उसी चीज को, तीन बार कर लेंगे उस चीज को, जहन में आ जाएगी, दिल में आ जाएगी चीजें, उतरेंगे नहीं फिर। ठीक है, ऐसा है। तो आपको देखो, और एक चीज है, जो भी हम यहाँ पे लर्न करते हैं ना, पढ़ाई करने का यही बेसिक तरीका होता है। हम जब पहली बार सोम सीखे थे, जब भी हम सीखे थे, तो हम जब पहली बार सोम सीखे थे, पहले तो सीखे, पहले जो चीजें पढ़ाया गया बताया गया, जो दिखाया गया, उन सब चीजों को सीखे। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया करते चले, लेकिन हाँ, सब चीजों के पीछे लॉजिक ढूंढते हुए। कोई सही है तो ये इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो इक्वेशन वहां पे सही है, हम लिख पा रहे हैं कि नहीं समझ के, और वहां से सही आंसर आ रहा है कि नहीं, ये सब जज करते हुए एकदम सही तरीके से चीजों को करते हुए सोम सब्जेक्ट को मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर प्रैक्टिस चालू किया, रिगरस प्रिपरेशन, रिगरस प्रैक्टिस। इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया मत पूछो। सोम में जितना भी डेरिवेशन हमने सीखा उसको इतना बार मैंने खुद से डिराइव किया मत पूछो। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? इंटरनेट पे खोज खोज के, उस समय तो यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था जब हम लोग तैयारी करते थे, गूगल थी, गूगल पे थेसिस पढ़ा करते थे किसी भी चीज के पीछे, वो थेसिस से एक लॉजिक फिर डेवलप करके फिर हम कोई कंक्लूजन पे आते थे। समझ में आ रहा है? तो वो हम उस तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया था। खैर, आपको अब उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें हम लोगों ने कर लिया है। अब बस आप तक हम चीजों को पहुंचा देंगे, तो इसका फायदा उठाइए। और जैसे जैसे पढ़ाई चल रही है, टाइमली आप रिवीजन भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। लिखिए बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट होता क्या, ये किताबी डेफिनेशन सबसे पहले इसको समझेंगे, फिर हम अपना कैलकुलेशन वाला डेफिनेशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट इज द इंटरनल मोमेंट। ये क्या है? ये एक इंटरनल मोमेंट है, जैसा शियर फोर्स होता था इंटरनल फोर्स, ये है इंटरनल मोमेंट अप्लाइड एट दैट सेक्शन टू कन्वर्ट व्हाट, फ्री बॉडी डायग्राम इनटू इक्विलिब्रियम आइदर टू लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। देखा था आपने शियर फोर्स करते वक्त, कोई सेक्शन कंसिडर किया, मेंबर को अलग कर दिया, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाला हिस्सा दोनों अभी अनबैलेंस है। किसमें? जब शियर फोर्स में देखा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस नहीं था, तो शियर फोर्स में क्या किया, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लिया उस फ्री बॉडी का। तो वो जो इंटरनल फोर्स हमने अप्लाई किया वही उसी को हमने शियर फोर्स कह दिया।
तो सेम यहां पर भी क्या करेंगे, जो सेक्शन कंसिडर करेंगे उसी सेक्शन के अबाउट, जो भी हम लोकेशन मतलब सेक्शन का कंसिडर करेंगे उसी के अबाउट हम मेंबर को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे, लेफ्ट वाला हिस्से में, राइट वाले हिस्से में बांट दिया। उसके बाद ये जो मेंबर अभी फ्री बॉडी हो गया, उसका फ्री है, ये फ्री हो गया, आपने फ्री कर दिया एक सेक्शन के अबाउट, ये फ्री है। अब इस फ्री बॉडी का इक्विलिब्रियम चेक करेंगे कि इस पे कोई अनबैलेंस्ड मूवमेंट तो नहीं है। अगर होगा तो फिर वो मूवमेंट अप्लाई करके बैलेंस कर देंगे। वो जो इंटरनल मूवमेंट अप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, उसी मूवमेंट को बेंडिंग मूवमेंट कहा जाता है। क्लियर है? उसी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग मूवमेंट। और एक चीज और क्लियर कर लीजिए, ये जो बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे लगेगा, जो चीज हम अभी आपको दिखाएंगे वो लगेगा, वो किस एक्सिस के अबाउट लगेगा। मान लो ये कैलकुलेटर है, तो ये लेंथ ऑफ मेंबर है, ये आपको ऐसे लेंथ ऑफ मेंबर दिख रहा है, दिस इज लेंथ ऑफ मेंबर। यहाँ पे दो कोई सपोर्ट है, लेट्स सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट, इधर एक रोलर सपोर्ट, एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आपको लेंथ दिख रही है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लोड कंसिडर कर लिया, मतलब ऐसे दबा रहा हूँ तो एक पॉइंट लोड जैसा काम करने लगा। मैंने यहाँ पे एक सेक्शन कट करने का बोला, ये सेक्शन कट किया, मतलब यहां से कैलकुलेटर को काट दिया, तो ये वाला एक हिस्सा अलग आ जाएगा और ये एक हिस्सा अलग आ जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ कि जो अगर मैं साइड से देखूं, किसी भी साइड से, इधर से देखूं या इधर से देखूं, तो मुझे क्या दिखेगा, क्रॉस सेक्शन दिखेगा ना इसका, ये वाला। तो ये जो चीज है, ये जो फेस है, ये क्या है, ये होता है क्रॉस सेक्शन। हमको क्रॉस सेक्शन दिखेगा। क्रॉस सेक्शन के ऊपर कितने एक्सिस, 3 एक्सिस। कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडनल, वाई डायरेक्शन में ट्रांसवर्स, जिसके अबाउट आपने शियर फोर्स का इक्विलिब्रियम लिखा था, जेड डायरेक्शन में और एक ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे लग रही होगी, अगर हम लोडिंग ऐसा लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में वाई के अलोंग, तो मेंबर कैसे बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा। मेरे पास कुछ ट्राई करता हूं, रुकिए। स्केल, मेंबर ऐसे बेंड करेगा, ऐसे लोडिंग अगर ऐसे है ऊपर से नीचे, तो मेंबर ऐसे बेंड करेगा। जब मेंबर ऐसे बेंड करेगा, तो मैंने क्या बोला, ये बेंडिंग स्टेट में देखो, जो मेंबर का कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन देखोगे, तो वो क्रॉस सेक्शन एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब वो एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट क्रॉस सेक्शन आपका रोटेट कर गया ड्यू टू बेंडिंग। तो वो रोटेशन ना हो, इसलिए आप रिएक्शन अप्लाई करोगे, बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई करोगे सेक्शन के ऊपर, ठीक है, कि वो रोटेशन ना हो, मतलब वो रिएक्शन जो हमने बोला था। लेकिन जिस बेंडिंग के कारण, मतलब जो लोडिंग का इफेक्ट है, जिसके कारण ये ऐसा रोटेट हो रहा है, वो क्या है, वो है ये बेंडिंग मोमेंट, जो कि क्रॉस सेक्शन पे अप्लाइड अबाउट जेड एक्सिस, जिसके कारण से ये मेंबर इस तरह से रोटेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो विजुअलाइज हुआ, ठीक है। बेंडिंग ऐसा हो रहा है, लोडिंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, इस तरह से ऊपर से नीचे, मतलब अलोंग वाई, तो इसलिए बेंडिंग मेंबर की ऐसे हो रही है। तो क्रॉस सेक्शन जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब जो बेंडिंग मूवमेंट वगैरह है वो जेड एक्सिस के अबाउट लग रही है। जेड एक्सिस के अबाउट लगना मतलब ऐसा मान लो ये जेड एक्सिस है क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो जेड एक्सिस के अबाउट लग रही है ऐसा। तो ये इस तरह से अगर मैं दिखा दूं, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, सॉरी एंटी क्लॉक हो गया, घड़ी के उल्टे उल्टे दिशा में है। और इस तरह से अगर मैं दिखा दूं ऐसा, जेड एक्सिस के अबाउट ही, ये जेड जेड एक्सिस है मान लो क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और इस तरह से मैं दिखा दूं, तो इसको मैं बोल दूंगा एंटी क्लॉक। अरे यार, इसको मैं बोल दूंगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि एंटी क्लॉक पॉजिटिव या क्लॉक नेगेटिव, क्लॉक पॉजिटिव एंटी क्लॉक नेगेटिव, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो ये कंफ्यूजन नहीं पालना कि एंटी क्लॉक है तो नेगेटिव, क्लॉक है तो पॉजिटिव, ऐसा कोई रूल नहीं है ही नहीं। समझ गए? रूल जो होगा वो अभी हम बताएंगे, साइन कन्वेंशन, तो उसी रूल को फॉलो करना है, ठीक है। और उसको कैसे अप्लाई करते हैं मैं सब समझाऊंगा, जैसे शियर फोर्स वगैरह के लिए मैंने आपको समझाया था, बहुत डिटेल में समझाएंगे, और वही फॉलो करिएगा, क्योंकि वो जब फॉलो करेंगे तो ना आपको स्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी, ना पूरे सोम में दिक्कत आएगी, ना आरसीसी में दिक्कत आएगी, ना स्टील में दिक्कत आएगी, ना और कहीं दिक्कत आएगी। क्लियर है? ये एंटी क्लॉक, क्लॉक पॉजिटिव नेगेटिव जो रटवा देते हैं, वो रट्टू तोता, इधर तो हमको बनना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये डेफिनेशन हुआ। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कुछ बेसिक्स हो गया। अब एग्जांपल वही पहला वाला बीम लेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम लेंगे, ठीक है, और सेंटर पे एक पॉइंट लोड लगा देंगे,
ये अपना एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ये एंड ए हो गया, ये एंड बी हो गया, यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट, और लेट्स सपोज एक सेंटर जो पार्ट है उस पे एक लोड लग रहा है P, मतलब पॉइंट C पे, और ये बीम की जो टोटल स्पैन है, द स्पैन ऑफ द मेंबर, स्पैन ऑफ द बीम इज L. व्हाट इज बीम? बीम इज ए मेंबर विच इज मेड टू कैरी ट्रांसवर्स लोडिंग. ये जो लोडिंग है, ये जो पॉइंट P लोड यहाँ पे लगाया है मेंबर के ऊपर, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है. तो कौन कैरी कर रहा है? बीम कैरी कर रहा है. तो बीम क्या है? बीम इज द मेंबर जिसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि वो केवल ट्रांसवर्स लोड को कैरी करे. समझ में आया बात? दिस इज डेफिनेशन ऑफ द बीम. पूछ लेंगे कभी, ठीक है. और ये जो लोडिंग वगैरह है ना, मैं आपको बताऊंगा अभी यूडीएल वगैरह लोड दिखाऊंगा, और थोड़ा उसके ऊपर आएगा जस्ट अभी कैलकुलेशन वगैरह, तो वहां पे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा. ये लोडिंग वगैरह भी जो है, ये बीम के एकदम सेंटर पे, हम सब कुछ एकदम सेंटर पे लग रही है ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, जब तक क्वेश्चन में कुछ अलग गिवन ना हो. एनालिसिस करने वक्त सब कुछ हम यही मानते हैं कि सब सेंटर पे है, आइडियल कंडीशन पे है, ठीक है. वो क्या है मैं आपको दिखाऊंगा आगे. आगे यूडीएल वाला केस आएगा तो उसमें दिखाएंगे, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाओगे. खैर अभी तो फिलहाल हम बेंडिंग मोमेंट के बारे में समझते हैं. तो लेट्स सपोज मैंने एक सेक्शन डिफाइन किया कि ये एक्स एक्स सेक्शन है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना ये हमको निकालना है, और ये सेक्शन एट सम डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम सपोर्ट ए. अब सपोर्ट ए पे यहां पे देखो रिएक्शन दो, कौन सा? आर ए एंड एच ए, ठीक है. और इधर एक ही रिएक्शन रोलर एंड पे आर बी, और इनका वैल्यू क्या होगा? सपोर्ट रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करके, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी सपोर्ट. मोमेंट अबाउट एनी सपोर्ट, अब यहाँ पे दोनों ही सपोर्ट कहीं पर भी लगाओ, चाहे सपोर्ट ए पर देखो या सपोर्ट बी पे देखो, दोनों ही ऐसा सपोर्ट है, सपोर्ट का प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि वहां पे मोमेंट रेजिस्टेंस होगा नहीं. तो आप किसी भी सपोर्ट के अबाउट समेशन ऑफ एम जेड अबाउट ए या समेशन ऑफ एम जेड अबाउट सपोर्ट बी 0 लिख सकते हैं. इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द कंप्लीट मेंबर, है ना. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द कंप्लीट मेंबर हम लगाएंगे, लगाने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा? सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट होके आ जाएगी. सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, ये चीज मैंने बता रखा है एसएफसी एयर फोर्स वाले में, इसलिए मैं सपोर्ट रिएक्शन कैसे है नहीं निकाल रहा हूं, अभी वहां पे निकाल दिया है, देख लीजिएगा. P/2, और यहां पर ये सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगा P/2 सीधा. वो P लोड है तो दोनों बगल से इधर ये वाले सपोर्ट पे जो रिएक्शन डेवलप होगा आधा इधर आधा. सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक कहने का मतलब एक जैसा है, दो हिस्सा. अगर इस मेंबर को इस लोड P के अबाउट हम काट दें, ठीक है, दो अलग अलग हिस्सों में कर दें, L/2 अलग L/2 अलग, तो दोनों एक ही जैसा है. सिमेट्रिक इसको ये बोलते हैं, ठीक है. अभी और सिमेट्रिसिटी और आपको समझ में आएगा, इसका बीएमडी जब बनाएंगे तब आपको सिमेट्रिक समझ में आएगा. मतलब बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन भी सिमेट्रिक होगा, शियर फोर्स भी वेरिएशन भी सिमेट्रिक होगा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं सिमेट्रिक, ठीक है. ये कीवर्ड मैं यूज करूंगा आगे चल के. खैर अभी तो बेंडिंग मोमेंट पे ध्यान देते हैं, इसको समझते हैं. तो देखिए काट दिया, तो काट देने के बाद क्या है? ये लेफ्ट वाला हिस्सा आ गया, ये राइट वाला हिस्सा आ गया, तो दोनों को अलग अलग कर दो. ये देखो मैंने अलग कर दिया, पहले लेफ्ट वाले हिस्से को अलग कर दिया. यहां पे सब आपका रिएक्शन लग रहा है आरए, सपोर्ट रिएक्शन. जस्ट मिनट बाबू, यहां पे सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है आरए. अब और ये लेंथ कितना है? एट सम डिस्टेंस एक्स आपने एक सेक्शन कंसीडर कर रखा था एक्स. अब देखिए, अब जैसे यहां पे आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, यहां पे क्या देख रहे हैं? लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं और इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है. अभी सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये यहां पे मैंने क्या बोला था? जहां से काटे हो जिस छोर को, उसी छोर को एज ए एक्स एक्स सेक्शन आप कंसिडर कर लो, इसी को एज ए एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर कर लेंगे, ठीक है. नाउ मुझे ये बताओ, ये जो आरए सपोर्ट रिएक्शन है, इस मेंबर को एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट कैसा रोटेशन कर रहा है? मतलब यहां पे सोचो, ये एक्स एक्स सेक्शन है ये वाला, और ये आपका यहाँ पे मेंबर है, ये एक्स लेंथ का, और ये आपका रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है आरए. तो क्या ये आरए इस मेंबर को, ये पूरा एक्स लेंथ का जो मेंबर है, इस मेंबर को इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट इस तरह से रोटेट नहीं कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में?
कर रहा है ना कोशिश क्लॉकवाइज रोटेशन करने का। मतलब सोचिए कि ये एक्स एक्स सेक्शन है और यहाँ पे आर ए लग रही है, तो क्या ऐसे ऐसे रोटेट नहीं हो रहा? देखो ये क्लॉकवाइज दिशा में रोटेशन नहीं हो रहा है इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट, ऐसा इमेजिन करिए। तो क्या ये मेंबर बैलेंस्ड है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है? नहीं, इसके ऊपर एक नेट रोटेशन है। कितने का नेट रोटेशन? आप यहाँ पे देखोगे तो आर ए इंटू एक्स का है, नेट मोमेंट है एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट, आर ए इंटू एक्स का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसके कारण ये मेंबर इस एक्स सेक्शन के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या कहता है बेंडिंग मोमेंट का? तो ये जो फ्री बॉडी है, ये फ्री बॉडी है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है एफबीडी। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है, अब इसको इक्विलिब्रियम में लाइए। मोमेंट है तो मोमेंट इक्विलिब्रियम में लाना। देखा आपने एक्स सेक्शन के अबाउट एक नेट अनबैलेंस मोमेंट है। ओके, तो किस दिशा में अनबैलेंस मोमेंट है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब ये जो रिएक्शन फोर्स है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट इस मेंबर को रोटेट करवाने का कोशिश कर रहा है। तो फॉर बैलेंसिंग क्या मैं एक मोमेंट यहाँ पे एंटी क्लॉक लगा दूं इस एक्स सेक्शन पे, और लेट्स सपोज उसका वैल्यू है mx, और ये mx कितना है ये भी आपको मालूम है, कितना? जितना से वो रोटेट करवा रहा है, आर ए इंटू एक्स क्लॉकवाइज, इतना से रोटेट करवा रहा है। तो इसी को रजिस्ट करने के लिए ना आपने एंटी क्लॉक यहाँ पे इस सेक्शन पे लगाया है mx। तो mx का वैल्यू कितना है यहीं से देखिए, mx का वैल्यू सीधा सीधा आर ए एक्स, आर ए इंटू एक्स, मतलब p/2 इंटू एक्स। अब ये x का वैल्यू कितना है, जो भी लेंथ आप कंसिडर करोगे 1 मीटर, तो ma का वैल्यू p/2 किलो न्यूटन मीटर। अगर x इक्वल टू 2 मीटर कंसिडर करोगे तो ma का वैल्यू, सॉरी m एट x सेक्शन का वैल्यू p किलो न्यूटन मीटर। ऐसा वैल्यू निकलते चलेगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हमने लिख दिया अल्टीमेटली, सीधा यहां से देख के। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखा जाता है, आगे चल के लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हमने एक इंटरनल मोमेंट यहाँ पे लगा दिया mx। क्लियर है? सेकेंड, चलो ये वाला हिस्सा कंप्लीट। अब दूसरा वाला फ्री बॉडी देखो, कौन सा? ये वाला, इधर जो अलग पार्ट बचा हुआ है, ये यहां पे एक रिएक्शन लग रहा है आपका आरबी, ठीक है, इधर लोड था आपका पी, ठीक है। तो ये पी लोड कितने डिस्टेंस पे है? ये पी लोड L/2 डिस्टेंस पे है। ओके, ये पी लोड कितने डिस्टेंस पे है? L/2 डिस्टेंस पे है। नाउ अभी देखिए, सोचिए, बात को समझो, बात को समझो। ये जो आपने काटा है यहां से, सोचिए, ये जो मेंबर को काट के अलग किया है, इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वो तो रियलिटी में तो वो जुड़ा हुआ ही है ना, एक ही चीज है। आप तो काट के अंदर देख रहे हैं, आप काट के अंदर देख रहे हो। तो अगर एक तरफ मैंने ऐसा लगाया बैलेंसिंग मोमेंट, एंटी क्लॉक लगाया, तो इस तरफ बैलेंसिंग मोमेंट ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट लगा दीजिए mx। समझ में आ रहा है? अब ये अपोजिट आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये रियल में ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, इसको भी जरा एक बार चेक कर लीजिए। कैसे चेक कर लोगे आप? देखो, मुझे ये बताओ, मोमेंट लिखो ना यहाँ पे टोटल, इस वाले सेक्शन, इसको एज ए एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर करो, इसको, इस वाले एंड को, ये कटा हुआ छोर को एज ए एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर करिए। और इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट जितने भी रिएक्शन वगैरह हैं, जितने भी फोर्सेस वगैरह हैं, लोडिंग वगैरह हैं, जितने भी रिएक्शन वगैरह हैं, उनके कारण मूवमेंट लिखिए। तो देखिए आरबी जो है इंडिविजुअली आरबी, अच्छा ये वाला लेंथ कितना होगा इतने पोर्शन का? देखना डायग्राम अच्छे से देखना, यहां से ए से लेके एक्स सेक्शन का लेंथ अगर एक्स था, ठीक है, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा? मैं लिख सकता हूं L/2 माइनस एक्स, ये वाला लेंथ, और ये लेंथ यहाँ पे आपको मालूम है L/2, ठीक है। तो तुम आरबी इंटू, तो ये देखना आरबी का इफेक्ट देखो एक्स एक्स सेक्शन पे, आरबी का इफेक्ट देखो। ये मान लो एक्स एक्स सेक्शन है, ये वाला, ये छोर, ठीक है, ये छोर एक्स एक्स सेक्शन है। आरबी आरबी कैसा लग रहा है आपको? आरबी लग रहा है यहां पर। आरबी कैसा रोटेट करवा रहा है? आरबी के कारण एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट रोटेशन हो रही है, कैसी? एंटी क्लॉक। देखिए ये एक्स एक्स सेक्शन है, और एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट आरबी के कारण
जो मेंबर का रोटेशन हो रहा है मैंने दिखाया, इंडिविजुअल इफेक्ट देखो, आरबी का इफेक्ट क्या है, एंटी क्लॉक, और मोमेंट कितना है, मोमेंट है आपका आरबी इंटू कितना, L/2 प्लस L/2 माइनस एक्स, मतलब फोर्स इंटू लेंथ ना, तो लेंथ जो भी है यार, यहाँ फॉर्मूला में ऐसे आ गया, हमने लिख दिया, जो भी लेंथ है, ठीक है, इतना का मूवमेंट। अब देखिए, अब इसका इफेक्ट क्या है, ये पी का, पी, ये जो पी आपका लोडिंग लग रहा है, पी लोडिंग यहां पर कहीं पे लग रहा है। अब एक्स एक्स सेक्शन के बाद इस पी लोडिंग का रोटेशन का इफेक्ट देखो, किस तरह से मेंबर को रोटेट करवा रहा है, क्लॉकवाइज। तो मोमेंट कितना, मोमेंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है P इंटू L/2 माइनस एक्स, ठीक है, P इंटू L/2 माइनस एक्स, इतने का मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए आरबी का वैल्यू आपको पहले से मालूम है, आरबी का वैल्यू कितना है, आरबी का वैल्यू आपको जो मालूम है वो वैल्यू मालूम है P/2। अब इक्वेशन भी तुम्हारे पास है सामने, तो पुट करो यार, पुट करके एक बार सॉल्व भी कर लो। क्या सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लेते हैं, देखना। आरबी के कारण जो मोमेंट है उसको लेट सपोज मैं एमबी लिख देता हूं, जो एमबी एट एक्स सेक्शन, मतलब मोमेंट ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन आरबी एट एक्स सेक्शन, P/2 इंटू लेंथ कितना लिया था हमने, लेंथ था आपका टोटल लेंथ, देखना आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तब क्लियर होगा, L/2 प्लस L/2 माइनस एक्स, ठीक है, इतना का लेंथ था। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, या फिर जरूरी नहीं है। और पी लोडिंग के इफेक्ट, पी लोडिंग के कारण, उसके कारण एमपी एक्स में लिख देता हूं, समझ गया ना, ड्यू टू लोड पी, ये कितना था, पी इंटू L/2 माइनस एक्स, ठीक है, इतना। अब एक काम करिए, क्या करेंगे, अब इसका ये जो था कौन सा, इस एक्स एक्स सेक्शन पे MBX ऐसा लग रहा है ना, MBX एंटी क्लॉक है और MPX क्लॉकवाइज। तो क्या करना चाहते हो, क्या करोगे, लेट्स सपोज हम MBX से MPX को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या कर देंगे, MBX किसी को एक को पॉजिटिव ले लो, किसी एक को नेगेटिव ले लो, मान लो कि मैं ये जो है ना क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉक, इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और इसको नेगेटिव ले लेता हूं, एज्यूम कर लिया, एज्यूम कर लिया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करता हूं, मतलब बड़े से छोटे को घटाता हूं, मतलब P/2 इंटू L/2, यहाँ पे ये आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, P/2 इंटू L/2 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस P L/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू बची, P/4 बचा, प्लस यहां पे अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो L/2 माइनस एक्स को कॉमन निकाल लो, तो P/2 माइनस पी, क्या बच रहा है, P/2 माइनस पी, मतलब छोटा से बड़ा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, 0.5 माइनस 1, क्या, माइनस 0.5, मतलब माइनस P/2, ठीक। अब देखना ये माइनस P/2 आ गया आपका। अब फिर से सिंप्लीफाई करो भाई, क्या सिंप्लीफाई करोगे, PL/4 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये माइनस में आ गई ना, देखो PL/4 माइनस P/2 L/2 माइनस एक्स, ऐसा आ रहा है आपका वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो नेट मोमेंट आया ना, नेट मोमेंट उस सेक्शन पे कितना है, नेट मोमेंट आपने लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, राइट वाले हिस्से पे कैलकुलेट किया, जो भी लोडिंग का इफेक्ट था उस सेक्शन पे नेट मोमेंट आपने कैलकुलेट किया, तो आपने नेट मोमेंट देखा ये वैल्यू आ रहा है। अब ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में, ठीक है, मतलब आपने MBX माइनस MPX किया तो ये वैल्यू आया पॉजिटिव, क्यों, पॉजिटिव है इसलिए, तो MBX बड़ा था इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव में आ गया, तो पॉजिटिव में आया मतलब
ये जो नेट मूवमेंट है, नेट अनबैलेंस मूवमेंट, ये क्या नेट अनबैलेंस मूवमेंट बचा। तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है उस सेक्शन के ऊपर, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, दिस इज एंटी क्लॉक, है ना। तो ये नेट मूवमेंट का भी जो डायरेक्शन है उस सेक्शन के ऊपर एंटी क्लॉक है, यही मालूम हो रहा है यहां से। ठीक है, मतलब नेट मूवमेंट का जो डायरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, राइट वाले हिस्से पे, ये जो राइट वाला फ्री बॉडी डायग्राम है, इस पे आपने इक्वेशन वगैरह लिखा, इक्वेशन लगाने के बाद आपने ये देखा जो नेट अनबैलेंस मूवमेंट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दैट रिएक्शन, ड्यू टू लोड, वो जो है उस एक्स सेक्शन के अबाउट वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आ रही है। तो मोमेंट इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं। तो जितना अनबैलेंस मूवमेंट आ रही है उतने ही मैग्नीट्यूड का एक बैलेंसिंग मूवमेंट हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे उस सेक्शन के ऊपर, तभी जाके वो फ्री बॉडी डायग्राम मोमेंट इक्विलिब्रियम में आएगी। मतलब उस पर किसी भी तरह का रोटेशन नहीं होगा, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। तो नेट अनबैलेंस एंटी क्लॉक था, तो हमने लगा दिया था यहाँ पे क्लॉक। देखो ये जो लाल वाला हमने लगाया यहाँ पे, ये कैसा लगा दिया, क्लॉक है ये, वही हमारी थ्योरी से भी आ रही थी, चेक कर लो एक बार। हमने इसलिए कैलकुलेशन करके दिखाया, अनबैलेंस्ड मोमेंट का वैल्यू जो साइन है ये पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव को हमने अभी यहाँ पे एंटी क्लॉक डायरेक्शन का जो मोमेंट था उसको पॉजिटिव मान रखा था। मतलब ये अनबैलेंस का भी डायरेक्शन जो है एक्स सेक्शन के ऊपर वो भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी एंटी क्लॉक है। तो ये यदि एंटी क्लॉक है अनबैलेंस, तो फ्री बॉडी डायग्राम को स्टेबल करने के लिए, रोटेशन इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें एक बैलेंसिंग मोमेंट लगाना होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने लगा दिया, तो ये यहां से प्रूफ हो गई। या फिर सीधा एक तरफ निकाला है, एक तरफ मान लो आपका एंटी क्लॉक, सॉरी एक तरफ, हाँ एक तरफ एंटी क्लॉक आ गया तो दूसरी तरफ क्लॉक लगा दो। या फिर मान लो एक तरफ क्लॉक आ गया, सॉरी एक तरफ क्लॉक आ गया ऐसा, तो दूसरी तरफ आप एंटी क्लॉक लगा दो। समझ गए क्यों? आप ये समझो वो प्लस माइनस है, जब दोनों सेक्शन को जोड़ देंगे, जो काटा वो काट के अलग किया, दोनों को जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाए ऐसा। नहीं तो मान लो अगर अंदर में ये जो हम लगा रहे हैं ये इंटरनल मूवमेंट लगा रहे हैं, सोचो अगर ये कैंसिल नहीं होंगे, मतलब इंटरनल मूवमेंट कुछ अनबैलेंस रह जाएगा, फिर दोनों जुड़ अगर गए तो इंटरनल मूवमेंट आ जाएगी जिसके कारण अंदर फेलियर हो जाएगा, मतलब वहां पे फिर वो जुड़ गया ना, वो तो फेल हो जाएगा। ये जो हम समझ रहे हो, इंटरनल मूवमेंट फिर अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस, एक अगर माइनस है तो दूसरा प्लस, ऐसा तब जाके जब सेक्शन जोड़ दोगे तो खत्म। क्योंकि हमको अनबैलेंस मोमेंट नहीं छोड़ना ना, फ्री बॉडी डायग्राम को इक्विलिब्रियम में लानी है, तो ये इक्विलिब्रियम में लाए, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए शियर फोर्स में भी एक ऊपर तो जस्ट बगल में नीचे ऐसा, तो यहां पर भी ऐसा, एक एंटी क्लॉक तो दूसरे साइड क्लॉक लगा दो, इधर अगर क्लॉक लग गया तो दूसरे बगल एंटी क्लॉक लगा दो ऐसा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटरनल मोमेंट mx, और इन दोनों का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड mx का जो मैग्नीट्यूड है, मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो दोनों सेम है। कहने का मतलब है यहां पर जो हमने इतना बड़ा कैलकुलेशन किया p/2 इंटू एक्स, ये बराबर है आपका किसका, वो जो और एक बड़ा कैलकुलेशन किया इसका pl/4 माइनस p/2 l/2 माइनस एक्स, उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये दोनों इक्वेशन सेम होगा, आप इक्वेट कर देंगे, x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। क्लियर है, ठीक है, वो दोनों वैल्यू सेम है। ये वाला यहां से जो भी मोमेंट का वैल्यू आएगा mx, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने लिखा mx का, ये किधर से लिखा, राइट साइड से कैलकुलेशन करके उस x सेक्शन पे लिखा है, और x मैंने किधर से कंसीडर कर रखा है वो चीज को भी ध्यान रखना, फ्रॉम सपोर्ट ए x कंसीडर कर रखा था, और ऐसे केसेस में राइट साइड से इक्वेशन को लिखा x सेक्शन पे, तब जाके ये इक्वेशन हमको mx का मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला जो हमने लिखा ये सीधा सीधा था, mx इक्वल टू आर ए इंटू एक्स, ये सीधा यहीं से दिख गया उस x सेक्शन पे, मतलब हमने ये वाला इक्वेशन लेफ्ट साइड से लिखा है, ये लेफ्ट टू राइट में लिखा है,
और वो जो इक्वेशन है राइट टू लेफ्ट में लिखा है, और एक्स सेक्शन को जो कंसिडर किया गया वो सपोर्ट ए से एट सम डिस्टेंस एक्स ऐसा कंसिडर किया हुआ था, तब जाके ये इक्वेशंस इस एक्स एक्स सेक्शन के लिए हमने लिखा। समझ में आ रहा है? तो दोनों इक्वेशन से जो मैग्नीट्यूड आएगा एमएक्स का वो सेम होगा, सेम वैल्यू p/2 इंटू एक्स जो कैलकुलेट करोगे प्लस वो वाला, मतलब x का किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, x मान लो 2 मीटर ले लो, x इक्वल टू 2 मीटर ले लो और p का कोई एक मान ले लो, ठीक है? तो आप इस वाले इक्वेशन को यूज करिए या उस वाले इक्वेशन को यूज करिए, दोनों ही केस में वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है? या फिर करके दिखा दूं क्या? करके दिखा देता हूं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, अगर आपको यकीन नहीं आता है, वैल्यू से ज्यादा इंजीनियर को समझ में आता है। लेट p इक्वल टू कुछ लोडिंग ले लिया, 10 किलो न्यूटन लोड ले लिया, और ये जो x डिस्टेंस हमने कंसिडर किया था फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, मतलब सपोर्ट a, उसको ले लिया मैंने 2 मीटर, और टोटल स्पैन ऑफ द बीम उसको ले लिया मैंने 10 मीटर। मतलब इस तरह का कोई कंडीशन है, यहाँ पे p लोड है, ठीक है, और ये आपका सपोर्ट a सपोर्ट b, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये है 10 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन था और ये यहां से 2 मीटर पे है। ओके, अब एक बार हमने इक्वेशन लिखा ए से, एक बार इक्वेशन लिखा बी से, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखा हमने और एक लिखा राइट टू लेफ्ट। तो ये इक्वेशन है लेफ्ट टू राइट वाला, और ये वाला जो इक्वेशन है राइट टू लेफ्ट लिखा, और एक्स ऐसा ही है, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो कैलकुलेट करो, तो ये देखो p/2 इंटू एक्स, मतलब 10/2, 5 5 गुना 2 10, तो 10 किलो न्यूटन मीटर, इतना का मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। नाउ इधर कैलकुलेट करो pl, अभी इस वाले इक्वेशन को यूज करो, मतलब 10 गुना 10/4 माइनस 10/2 10/2 माइनस 2, ये भी आ जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन मीटर। साइन भी सेम आएगा, अगर इक्वेशन सही से लिखोगे जैसा हम अभी लिखे, ठीक है, तो साइन भी सही आएगा, ये भी प्लस में आया, ये भी प्लस में ही आएगा। अब ये प्लस क्या है ये चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा, उसका साइन कन्वेंशन। लेकिन देखे तो मैग्नीट्यूड सेम, चाहे इधर से आप इक्वेशन लिख दीजिए, मतलब लेफ्ट से राइट पे या राइट से लेफ्ट साइड की तरफ इक्वेशन आप लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड वहां के लिए सेम आएगा, बस इक्वेशन को सही से लिखना है। अगर इक्वेशन ही आप गलत लिखोगे तो वैल्यू मैच ही नहीं करेगी, ठीक है। तो घबराने का जरूरत नहीं, ये प्रूफ करके दिखा दिया। अभी अगर मान लो एक बार में प्रैक्टिस में नहीं आया ये मूवमेंट का इक्वेशन लिखना, हम 1000 बार लिखेंगे, अभी क्वेश्चंस जब करेंगे बहुत बार लिखेंगे, हर एक सेक्शन के लिए लिखेंगे, ठीक है। एक एक बीम को सॉल्व करते वक्त 3-4 बार इक्वेशन लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट का। मैं आपको लेफ्ट से एक बार कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, राइट से कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, जैसा आपको जो मर्जी जो मेथड पसंद आया उसी एक मेथड को एक्सेप्ट करना, दिल में लेना और प्रैक्टिस करते चलना। समझ में आया? ठीक है, तो ये चेक करके भी दिखा दिया ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, जो बोल रहा हूं वो एकदम सही बोल रहा हूं। बहुत हम लोग पूरा परफेक्ट और डीप एनालिसिस करेंगे बाबू लोग, हम यहाँ पे ऊपर ऊपर नहीं चलेंगे। देखो हर एक चीज को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, एकदम बिट बाय बिट, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब चीज दिमाग का खेला है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। अरे ये सब चीजों में काय का कंफ्यूजन यार, जो बेसिक है वो लर्न करेंगे। यहाँ पर बेसिक क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम को इक्विलिब्रियम में लाना है, जो अनबैलेंस्ड मूवमेंट है लोडिंग या रिएक्शन के कारण जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड मूवमेंट है उसके अपोजिट में मूवमेंट लगा दो, बॉडी स्टेबल हो गई, रोटेशन इक्विलिब्रियम में आ गया। तो वो जो मूवमेंट आपने लगाया इंटरनल मूवमेंट, उसी को हम बेंडिंग मूवमेंट कह रहे हैं। और कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं, उसी को हम बेंडिंग मूवमेंट कह रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, अब चलो बाबू लोग साइन कन्वेंशन पे बात करते हैं। किस पे बात किया जाए? साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन देखने का दो तरीका था, ठीक है, मैंने ऐसे शियर फोर्स बताते वक्त बताया था। एक तो ये वाला सिस्टम, ठीक है, और दूसरा जो हम अपना डेफिनेशन बताएंगे फिर, तो वो एक अलग सिस्टम है। तो इस वाले नजरिए से पहले साइन कन्वेंशन चेक करते हैं। इस वाले नजरिए से चेक करने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई भी एक साइड, राइट लेफ्ट वाला हिस्सा को कंसिडर कर लो, मान लो लेफ्ट वाले हिस्से को कंसिडर कर लिया, तो मैंने क्या बोला था जब एसएफडी के लिए बता रहा था, ये जो एक्स एक्स सेक्शन है ना, इसको आप अपने हिस्से के साथ जुड़ा हुआ समझिए,
इस एक्स एक्स सेक्शन को अपने हिस्से के साथ जुड़ा हुआ समझिए, मतलब आपका हिस्से का जो एंडिंग है वही आपका एक्स एक्स सेक्शन है। कब? जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ इक्वेशन लिख रहे हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं और इक्वेशन लिख रहे हैं और एक्स एक्स सेक्शन कट कर दिया और लेफ्ट टू राइट में इक्वेशन लिख रहा हूं, तो ये एक्स एक्स सेक्शन को सोचो कि तुम्हारे तरफ अपने साथ जुड़ा हुआ, तो एक्स एक्स सेक्शन के जस्ट बगल वाला जो चीज होगा, जस्ट बगल में मतलब एक्स एक्स सेक्शन के बाहर, वो क्या होता? अगर ये आपका लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया तो फिर ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया, तो ये जस्ट इधर राइट वाला हिस्सा हो जाएगा ना, उधर क्या हो जाएगा? राइट वाला हिस्सा। समझ में आ रहा है? ओके, तो यही चीज मैंने इसे पिछले वाले क्लास में बताया था एसएफडी में। उसी तरह से अगर मान लो ये राइट पार्ट पे देखोगे तो राइट पार्ट में क्या हो रहा है? आप लिख किधर से इक्वेशन रहे हो? राइट टू लेफ्ट, तो ये एक्स एक्स सेक्शन को अपने साथ ही जुड़ा हुआ समझिए। तो मतलब ये एक्स एक्स सेक्शन राइट वाले हिस्से में जुड़ा हुआ है, तो एक्स एक्स सेक्शन के आगे क्या होगा? लेफ्ट वाला हिस्सा होगा। समझ रहे हो? जिधर से इक्वेशन लिख रहे हो उधर वाले पार्ट को मतलब एक्स एक्स सेक्शन को उसी तरफ समझो, तो उसके आगे लेफ्ट वाला हिस्सा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? ऐसा। और फेसेस वगैरह मैंने बता रखा था। फेसेस वगैरह अगर मान लीजिए हम लेफ्ट से देखते हुए चल रहे हैं, मतलब ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, लेफ्ट से देखते हुए चल रहे हैं, तो ये जो जहां पर एक्स एक्स सेक्शन को आपने कंसिडर किया हुआ है, ये कौन सा फेस होगा? जस्ट लेफ्ट वाला फेस है। ये जस्ट लेफ्ट वाला फेस है और इसके जस्ट आगे जस्ट राइट वाला फेस होगा। अगर मान लो राइट साइड से लिखते हुए आ रहे हो, तो ये जो एक्स एक्स सेक्शन है जो कंसिडर किया है अपने साथ, ये कौन सा फेस है? जस्ट राइट वाला फेस है और इसके आगे जस्ट लेफ्ट वाला फेस होगा। तो जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट सब क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रैक्टिस करो चीजों को, विजुअल जो बोल रहा हूं उसको विजुअलाइज करते चलो, वो जरूरी है। अगर जरूरत पड़े तो कॉपी में मेंशन भी कर लीजिए, मैं बना दूं क्या? बना ही देता हूं एक बार आपको, नहीं तो इन सब चीजों में भी ये सब चीज कोई नहीं बताता, हम ही बताएंगे। और बहुत इसलिए फाउंडेशन क्लास है बाबू लोग। ठीक है, आप ये मत सोचना ये सब क्या पढ़ा रहा है जिंदगी का काम है बाबू। ये मतलब कहीं पर भी सेक्शन कट कर रहे हैं तो कट करने के बाद दो हिस्सा बनेगा, तो ये एक लेफ्ट वाला हिस्सा बन गया और एक हिस्सा आपका राइट वाला बनेगा, तो ये राइट वाला हिस्सा बन गया। ठीक है, समझना देसी चीज। इक्वेशन लिखने का दो मेथड होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया। कोई लेफ्ट टू राइट की तरफ इक्वेशन लिखेगा एल टू आर, और कोई राइट टू लेफ्ट इक्वेशन लिखेगा। ये इक्वेशन राइटिंग इक्वेशन का मेथड है। कोई भी मतलब कोई राइट वाले हिस्से पे इक्वेशन लिख रहा है, उसको राइट साइड से मजा आ रहा है लिखने में, वो इस वाले पार्ट के लिए लिख दिया इक्वेशन, और यहाँ पे जो भी शियर फोर्स है या बेंडिंग मोमेंट है उसको वो निकालेगा राइट साइड पे लिख के। या फिर किसी को मजा आ रहा है प्रैक्टिस में कि वो लेफ्ट जैसे एक्स एक्स सेक्शन कट करता है तो लेफ्ट वाले हिस्से पे वो लिखेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स कैलकुलेट करेगा, तो जो भी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स वो कैलकुलेट करेगा लेफ्ट साइड से लिख के। और कोई अगर राइट साइड से लिख के जो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड और साइन सेम होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सेक्शन तो वही सेक्शन है ना, आपका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, कोई लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहा है, कोई राइट से कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन सेक्शन तो वही एक ही सेक्शन है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो वो तो एक ही चीज हो गया, एक ही लोकेशन हो गया, तो वहां पे दो अलग अलग चीजें कैसे हो सकती हैं? ठीक है, इसलिए आप चाहे लेफ्ट से कैलकुलेट करो या राइट से कैलकुलेट करो, चीजें वहां पे एक ही मिलेंगे आपको। ये बात क्लियर है? अब देखो, अब मैं बताता हूं लेफ्ट से कैलकुलेट करने वालों के लिए, पहले बताता हूं अगर तुम बाबू लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे हो तो ये जो एक्स एक्स सेक्शन है जो भी डिफाइन कर रहे हो उसको तुम अपने साथ जुड़ा हुआ समझना। तो ये लेफ्ट वाले हिस्से में जुड़ा हुआ है, तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो फेस है जिस पर ये एक्स एक्स सेक्शन है इसको मानना है लेफ्ट फेस। तो इसके जस्ट बगल में जो होगा, इसके जस्ट आगे, अगर ये लेफ्ट फेस है तो इसके जस्ट आगे आपको क्या दिखना चाहिए? यहां पर ये राइट दिखना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये राइट दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये आप लेफ्ट फेस कहने का मतलब इसको आप जस्ट लेफ्ट भी कह सकते हो, जस्ट लेफ्ट।
और उसके जस्ट आगे अगर देखोगे तो ये जस्ट राइट भी कह सकते हो। जैसे कि इसका एक एग्जांपल उदाहरण ये समझाता हूं। मान लो ये कोई बीम है, ठीक है, ये कोई बीम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आने वाले हैं। ये है आपका पॉइंट सी, ये आपका पॉइंट सी। अच्छा, इंटरनल हिंज वगैरह कुछ नहीं, ये जस्ट पॉइंट दिखाने के लिए मैंने बोल दिया, ये आपका पॉइंट सी है। तो मान लीजिए इस पॉइंट सी पर आपको कैलकुलेशन करना था किसी चीज का, मतलब शियर फोर्स हो गया या बेंडिंग मोमेंट, किसी चीज का आप कैलकुलेट करते, तो आप पॉइंट सी पर एक सेक्शन कंसिडर करते सबसे पहले तो ये। अब उसके बाद जिधर से भी, मेरा आदत है कि मैं लेफ्ट टू राइट ही लिखता हूं जनरली, है ना, मेरा आदत हो गया, मैं लेफ्ट टू राइट लिखता हूं हमेशा। कभी जरूरत पड़े इजी कैलकुलेशन करने के लिए, अगर लग रहा है लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करने में लेंदी इक्वेशन बनेगा और राइट टू लेफ्ट अगर लिखो तो शॉर्ट बनेगा, तो राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट कर लेता हूं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसा मन वैसा, जैसा देखूंगा टाइम बचेगा वैसा इक्वेशन लिख के आंसर चीज निकाल दूंगा, क्योंकि निकलना तो एक ही है, चाहे इधर से लिखो या उधर से। समझ रहे हो? तो ये चीजें अभी काम आएंगी। देखो ये जो अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो मान लो लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो, तो ये जो सी है ना, ये जो सी पॉइंट है, लेट्स सपोज ये सी है, ऐसा समझिए, ये वाला पोर्शन है सी। ये जो एक छोटा सा ब्लॉक बना दिया मैंने, इसको समझो कि ये है सी, एक छोटा सा एलिमेंट है सी, छोटा सा लेंथ, एक डीएक्स लेंथ, वो है सी, ऐसा समझो, ठीक है। तो अब जब लेफ्ट टू राइट इक्वेशन लिख रहे हो, तो जो भी चीज आप कैलकुलेट करोगे वो यहां पे है सी ना, सी यहां है, तो सी के इस तरफ कैलकुलेट करोगे, तो सी के जस्ट लेफ्ट में चीजों को आप सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और सी के जस्ट राइट में अगर हमको लिखना है तो ये हो गया सी का जस्ट राइट। समझ में आ रहा है? सी का जस्ट राइट कहने का मतलब है, ये चीज मैंने क्यों बताया, क्वेश्चन में होता है, मान लो ये जो पॉइंट सी है, यहां पर एक पॉइंट लोड ही दे दिया है पी, तो जो भी आप इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेशन, यहां पे एक एक्स एक्स सेक्शन कट करेंगे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, तो पहले एसी में एक इक्वेशन, एक सेक्शन कट करेंगे और इस एक्स एक्स सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स का इक्वेशन आप लिखेंगे। तो वो जो इक्वेशन होगा वो कहां से कहां तक वैलिड होगा, वो पॉइंट ए से लेके, लेट्स सपोज जैसे कि यहां पे एक्स एक्स सेक्शन मैंने कट किया है, तो वो जो इक्वेशन मैं लिखूंगा बेंडिंग मोमेंट का हो या शियर फोर्स का, जो भी इक्वेशन लिखूंगा वो वैलिड होगा पॉइंट ए से लेके जस्ट लेफ्ट ऑफ सी तक। जस्ट लेफ्ट ऑफ सी तक। समझ में आ रहा है? अगर हमको सी के जस्ट राइट में बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स का क्या वैल्यू है वो पता लगानी है, और मैं इक्वेशन लिख रहा हूं लेफ्ट टू राइट साइड, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, राइटिंग ऑफ इक्वेशन, ये सब बेसिक है, थ्योरी है, अंडरस्टैंड करवा रहा हूं, इन सब चीजों को मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं। तो मान लो अगर मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं और जस्ट सी के जस्ट आगे बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स का क्या वैल्यू है ये हमको पता लगाना है, तो मेरे को सेक्शन यहां पे कट करना होगा, एक्स एक्स यहां बतानी होगी और एक्स फ्रॉम ए बताना होगा, ऐसा, क्योंकि मैं लिख रहा हूं लेफ्ट टू राइट, और एक्स जो बताते हैं ना हम किसी एक सपोर्ट से बताते हैं, या फिर आप एक्स को फ्रॉम सपोर्ट ए डिफाइन कर दीजिए, या फिर नियरेस्ट सपोर्ट जो भी है, नियरेस्ट पॉइंट, आप नियरेस्ट पॉइंट यहाँ पे सी भी दिख रहा है, तो फ्रॉम पॉइंट सी भी आप एक्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, कैलकुलेशन करेंगे ना धीरे धीरे, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे आपको समझ में आने लगेगी, एक्स को आप कहीं से भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन सेक्शन हमको सीबी वाले पोर्शन में ही लेना होगा। जब आप सेक्शन को सीबी वाले पोर्शन में लेंगे तो क्या होगा, तो ये जो पी लोड था जस्ट पॉइंट सी के ऊपर, इसको भी इक्वेशन में कंसीडर करोगे, ये जो पी लोड था उसको भी हमको इक्वेशन में कंसीडर करना पड़ जाएगा। अब फिर जब हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जो पॉइंट सी पे जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो पुट करेंगे, तब जब हमको वैल्यू आंसर मिलेगी वो जस्ट राइट वाला आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो जस्ट राइट वाला आंसर लिखने के लिए हमको सीबी पोर्शन में सेक्शन कट करना होगा,
और पॉइंट पी का इफेक्ट को भी इंक्लूड करना होगा, फिर सॉरी ये लोड पी का भी, लोड पी का जो इफेक्ट है उसको भी इंक्लूड करना होगा। उसके बाद फिर इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, जो सी पॉइंट का एक्स का वैल्यू होगा वो पुट करेंगे, तो हमको जस्ट राइट वाला वैल्यू मिलेगा बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स का। समझ में आ रहा है? तो ये करना पड़ता है, कभी कभी क्वेश्चन में देता है रहता है, या फिर हमको निकालना पड़ता है, कभी जरूरत पड़ जाती है कि जस्ट लेफ्ट में क्या वैल्यू है, जस्ट राइट में क्या वैल्यू है, वेरिएशन चेक करने के लिए निकालनी पड़ जाती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट किसको बोलते हैं। ओके, तो ये जैसा अगर लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो ऐसा, अगर आप राइट टू लेफ्ट आएंगे, ये वाला मेथड, इधर से उधर जाएंगे, राइट टू लेफ्ट अगर जाएंगे, तो जिस फेस पे सबसे पहले आप लिखोगे वो तो जस्ट राइट वाला फेस है ना, ये जस्ट राइट वाला फेस है, आपको ऐसा समझना है। और इसके जस्ट आगे क्या होगा वही जस्ट आगे, मतलब जस्ट लेफ्ट वाला फेस होगा, है ना। तो ये वाला होगा आपका जस्ट लेफ्ट फेस। समझ रहे हो चीजों को? ये राइट लेफ्ट देखना, फेस देखना, ये सब भी बहुत जरूरी है। यही सब बेसिक डमाडोल रहता है बच्चों का, जिस कारण से साइन कन्वेंशन वगैरह को ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, चीजों अप्लाई करने में दिक्कत आती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना डिस्कशन के बाद, बहुत डिस्कशन कर लिए साइन कन्वेंशन के ऊपर, इतना डिस्कशन के बाद आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। साइन कन्वेंशन कैसे देखते, मतलब सॉरी ये जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट क्या देखते हैं। साइन कन्वेंशन तो अभी बताया ही नहीं, अभी बताने जा रहा हूं, सुनो भाई। बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन, mx का इक्वेशन लिखना तो दिखाई दिया कैसे लिख रहे हैं इक्वेशन को हम, ठीक है। और आप दिखाएंगे इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, अभी तो फिलहाल तो मैं डिफाइन ही कर रहा हूं बेंडिंग मोमेंट क्या है। आपने देखा ये इंटरनल मूवमेंट है, बाकी ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपने मूवमेंट लगा दिया mx, तो वही मूवमेंट है बेंडिंग मूवमेंट। अब इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ये कैसे हम पता लगाएंगे, कैसे चेक करेंगे। तो देखिए साइन कन्वेंशन पहले बताता हूं, फिर इस पे आता हूं, वो डायग्राम पे आता हूं, वहां पे उसके रेस्पेक्ट में पहले साइन कन्वेंशन सिखाता हूं, फिर दूसरा टेक्निक बताएंगे। साइन कन्वेंशन स्टैंडर्ड है, ये एकदम हर जगह यही चलता है। कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, फॉर बेंडिंग मोमेंट। नाउ एक मेंबर को कंसीडर करिए, कर लिया। अब इस मेंबर का लेट्स सपोज लोडिंग फेस जो है वो है ये ऊपर वाला, ये है आपका लोडिंग फेस। मतलब जिस फेस पे लोड लग रहा है, और इसी लोडिंग फेस को जनरली एज ए रेफरेंस फेस कंसिडर किया जाता है। समझ में आई? जैसे कि यहां पे अगर मैं 3D में बनाऊं, तो ये बीम जैसा आपको कुछ दिख रहा है ना, और ये जो यूडीएल मैंने यहाँ पे बनाया है, इस लोड को जो मैंने यहाँ पे दिखाया, इस लोड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगी ना, इसके एकदम सीजी पर ऐसे अप्लाइड होगी। समझ में आ रहा है? एकदम एकदम सेंटर पे, एकदम सेंटर पे बाबू, आगे पीछे और कहीं नहीं, मान के चलेंगे। ठीक है, अगर मान लो पॉइंट लोड होता, तो पॉइंट लोड भी अगर 3D में देखोगे तो पॉइंट लोड बोलोगे कि एकदम ये एकदम सेंटर पे, बीम के एकदम सेंटर पे बीचों बीच अप्लाइड है, ऐसा हम कहते हैं। समझ में आया? तो ये लोडिंग फेस या रेफरेंस फेस दोनों सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की अब जरूरत नहीं है। ये एक टर्म क्लियर हुई। अब देखिए ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा है और ये राइट वाला हिस्सा है इस मेंबर का। क्लियर? नाउ देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये करूंगा कि लेफ्ट वाले हिस्से पे लेट्स सपोज मैंने इस तरह का एक मोमेंट लगा दिया, और राइट वाले हिस्से पे मैंने इस तरह का एक मोमेंट लगा दिया। लेफ्ट पे ऐसा लगा दिया, राइट पे ऐसा लगा दिया। तो इस तरह का मूवमेंट लगाने का मतलब क्या है, अभी इसका डायरेक्शन पहले ये यहां पे क्लियर कर लो। ये कैसा डायरेक्शन है, ये क्लॉक है, लेफ्ट में क्लॉक लगाया है और राइट में घड़ी के उल्टे में लगाया एंटी क्लॉक।
तो किसी एलिमेंटल लेंथ पे ये आप इसको एज ए मान लो कि ये लेंथ आप बोल सकते हो, ये लेंथ एल है, कोई एक लेंथ है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो ना इंजीनियरिंग भाषा में कि एक बहुत छोटा सा लेंथ है, डीएक्स लेंथ, एलिमेंटल लेंथ, एकदम छोटा सा लेंथ, वो इतना इतना एकदम छोटा सा हिस्सा है मेंबर का, डीएक्स लेंथ का डिफरेंशियल लेंथ है, ऐसा भी कह सकते हो। या फिर इसी को आप एक्स सेक्शन कह दो यार है ना, सेक्शन थोड़ा सा कंसिडर कर लो, बहुत 0.1 mm लेंथ कंसिडर कर लो, क्या ही जाता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से मूवमेंट लगने के कारण हो क्या रहा है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखो। मतलब ये सोचो, ये ये जैसे मेंबर है, ये राइट वाला हिस्सा हो गया और ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया। लेफ्ट में मुझे ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है ना, तो मैं ऐसे घुमाऊंगा, लेफ्ट वाले हिस्से पे आप ऐसे घुमाएंगे, राइट वाले हिस्से पे मुझे ऐसे घुमाना है, ऐसे, ऐसा, जिधर एरो है उधर ही घुमाना है, ऐसा घुमाना है। मतलब दोनों बगल से जो हम घुमा रहे हैं, घुमाने के कारण ओवरऑल इस तरह का इफेक्ट कुछ आ रहा है मेंबर, आ रहा है, इस तरह का कुछ इफेक्ट आ रहा है। देखो इस तरह का इफेक्ट आने का क्या मतलब है, एक मिनट, इस तरह का इफेक्ट आने का क्या मतलब है कि मेंबर जो है आपका ऐसा हो जा रहा है, इस तरह से कुछ बेंड कर रही है, बेंड कर रही है, हमको लगता है, देख भी रहा है। तो ये जो इस तरह से बेंड कर रही है, इससे हुआ क्या, होता क्या है, आप देखो। अब ये जो मेंबर था, इसका ये जो है ऊपर वाला ये फाइबर्स है, इसको मैं फाइबर्स बोलता हूँ, रेसा फाइबर्स, चाहे वो कंक्रीट की हो, स्टील की हो, कुछ भी। ये जो टॉप फाइबर, इसको हम टॉप फाइबर भी बोलेंगे, टॉप फाइबर ऑफ मेंबर। और ये बॉटम फाइबर है, या फिर टॉप फेस, बॉटम फेस, बॉटम फाइबर हो गया। ये जो टॉप फाइबर है, इस वाले केस में, इस वाले केस के लिए टॉप फाइबर जो है, यही आपका लोडिंग या रेफरेंस फेस भी है। और यहां पे आपने मोमेंट कुछ यूं लगा दिया था, जिसके कारण इस तरह से बेंडिंग हो रही है। अब इस तरह से बेंडिंग होने के कारण आप देखो अब क्या है, मान लो पहले जब ये मेंबर स्ट्रेट था, ये वाला लेंथ था एल, एक मिनट कलर चेंज करता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना, साइन कन्वेंशन समझा रहा हूं। जब मेंबर आपका स्ट्रेट था तो ये लेंथ था एल, और ऊपर वाला फाइबर का, और नीचे इसका भी लेंथ था एल, यहां से यहां तक का भी लेंथ एल ही होगा ना, ये वाला हिस्से का ये लेंथ भी एल ही होगा। लेकिन जब बेंड हुआ है, क्या आपको नहीं लग रहा है ये जो ऊपर वाला लेंथ है ये कुछ छोटा हो गया, और ये वाला लेंथ कुछ बड़ा हो गया है, मतलब ये एल प्लस डेल्टा एल हो गया है, और ये ऊपर वाला एल माइनस डेल्टा एल हो गया है। मतलब ऊपर वाला लेंथ शॉर्ट हो गया, नीचे वाला लेंथ इलोंगेट हो गया। अब ऊपर वाला लेंथ शॉर्ट कब होगा, कोई चीज घटेगा कब, जब तुम उसको दबाओगे, जब कंप्रेस करोगे तभी वो घटेगा, तभी शॉर्ट होगा। और इलोंगेट कब होगा, जब उसको तुम पुल लगाओगे, टानोगे, घींचोगे, टेंसाइल, टेंशन, जब आप टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो इलोंगेट होगा। और जब हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो शॉर्ट होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहेंगे। तो जैसे यहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि ऊपर वाला शॉर्ट हो गया है, नीचे वाला इलोंगेट हो गया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये इस तरह से मूवमेंट अप्लाई होने के कारण इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ये चीज बेंडिंग में और समझाएंगे, लेकिन वो एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट ये क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा, और यहाँ पे ये जेड एक्सिस के पैरेलल होगा न्यूट्रल एक्सिस, है ना। जो भी न्यूट्रल एक्सिस होगा इसका डेफिनेशन हम आगे बेंडिंग वाला चैप्टर में समझाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस का अलग से डेफिनेशन, लेकिन अभी फिलहाल तो यही जान रहे हो, ये जो मूवमेंट अप्लाइड है ये जेड एक्सिस के अबाउट अप्लाइड है, और क्रॉस सेक्शन जो आपका जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये चीज तो आपको मालूम है ना। मतलब क्रॉस सेक्शन जैसे अभी देखो, इमेजिन करना अभी बेंडिंग नहीं हुआ है,
बेंडिंग अगर नहीं हुआ है तो क्रॉस सेक्शन आपका कैसा है, ऐसा एकदम स्ट्रेट है, एकदम ऐसा दिख रहा है एकदम। और ये मान लो वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होना है, समझिए ये वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होना है, ठीक है। तो बेंडिंग होगा मतलब क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा, तो रोटेट कर रहा है। और आप यहाँ पे इस तरह से अगर मूवमेंट अप्लाइड है, विजुअलाइज करते चलना, सब कुछ सीखते चलना, इस तरह से अगर मूवमेंट अप्लाइड है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऊपर वाले जो फाइबर्स है उसका लेंथ छोटा हो जा रहा है, मतलब ऊपर कहीं ना कहीं कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव लोड है, मतलब इस तरफ अंदर जाएगी, और इधर कहीं ना कहीं टेंसाइल लोड है, इधर कंप्रेशन है तो इधर टेंशन है ना। तो मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो ये मान लो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस इज दैट पर्टिकुलर एक्सिस अबाउट विच द क्रॉस सेक्शन रोटेट इन बेंडिंग। जब बेंडिंग होती है मेंबर की, तो जो क्रॉस सेक्शन होता है मेंबर का, कोई भी क्रॉस सेक्शन देख लो, तो क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक न्यूट्रल एक्सिस दिखेगी, उस एक्सिस के अबाउट क्रॉस सेक्शन रोटेट हो रही होगी, वो जो एक्सिस है उसी को हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन आ गया, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये बेंडिंग के कारण इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो बेंडिंग है ना, और इस तरह का जो मूवमेंट अगर अप्लाइड है, और ये इस तरह से अगर बेंडिंग हो रहा है जिसके कारण न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन आ जाए, उस तरह के बेंडिंग मूवमेंट को हम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, और इसका एक अलग नाम भी है जिसको हम कहते हैं सैगिंग मूवमेंट। समझ में आ रही है बात। इसका एक अलग नाम भी है, उसको हम क्या कहते हैं, सैगिंग मूवमेंट, और ये है पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। समझ में आया। अगर कोई मेंबर पे हम मूवमेंट इस तरह से लगाएं जिस कारण से जो लोडिंग फेस है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो लोडिंग फेस है, जो रेफरेंस फेस है मेरा, वो चला जाए कंप्रेशन में, और जो नॉन रेफरेंस फेस है, नॉन लोडिंग फेस है, वो आ जाए टेंशन में, तो वो मूवमेंट होता है पॉजिटिव, और उसको हम कहते हैं सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। चीजें समझ में आई क्या, क्या बोलेंगे, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। तो ये आपका सैगिंग पहला केस, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, हॉगिंग, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, या फिर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। सैगिंग का जस्ट उल्टा होगा। मान लीजिए ये आपका मेंबर है, और मेंबर पे ये आपका लोडिंग फेस है ऊपर वाला, या रेफरेंस फेस कह लो या लोडिंग फेस कह लो, और मूवमेंट आपने इस तरह से, ये और ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड है, और मूवमेंट आपने ऐसा लगा दिया है। तो इस तरह से लगाया मतलब क्या है, देखो इस तरह से लगाने का मतलब इफेक्ट कैसा, मेंबर कैसा बेंड करेगा, मतलब ऐसे रोटेट करना है ना, तो नीचे से उठाओ, नीचे से ऐसा, नीचे से उठाओगे तो ऐसा उठेगा, सैगिंग में हो रहा था ऐसा, हॉगिंग में हो जाएगा ऐसा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हुआ, इस तरह से बेंड करेगा, सॉरी, इस तरह से बेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले लेंथ थी इसकी एल, और ऊपर वाले की भी लेंथ थी एल, लेकिन आफ्टर बेंडिंग ये लेंथ होगी एल माइनस डेल्टा एल, और ये लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल। मतलब जो लोडिंग फेस है उसी पे आ गया टेंशन, और जो नॉन लोडिंग फेस है उस पे आ रही है कंप्रेशन, है ना। जो आपका रेफरेंस फेस है, ये आपका लोडिंग फेस जो है, ये लोडिंग फेस, या इसी को आप रेफरेंस फेस कहते थे,
रेफरेंस फेस आ गया टेंशन में, और जो नॉन लोडिंग फेस था या नॉन रेफरेंस फेस वो आ गई कंप्रेशन में। तो पहले वाले केस का जस्ट उल्टा हो गया। तो ये मूवमेंट होता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, और इसको हम हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट भी कहते हैं। इस तरह का बेंडिंग मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एक चीज बताता हूं, मैंने शायद बताया भी था इससे पहले। नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट या हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट हमको देखने को मिलता है कहां पर? जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, सपोर्ट लोकेशन होता है जो, जैसे फिक्स्ड एंड बीम में जो फिक्स्ड एंड वाला पोर्शन है वहां पर आपको नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। या कॉन्टिन्यूअस बीम अगर कोई है तो सारे सब देखो, जैसे ये मान लो फिक्स्ड एंड बीम है पहला, तो इस पे फिक्स्ड एंड बीम पे इस तरह से यूडीएल लगा हुआ है। तो इसका तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद वेरिएशन प्लॉट करेंगे। लेकिन वेरिएशन आता कैसा है वो मैं आपको बता दूं। तो ये वेरिएशन जनरली कुछ इस तरह से आता है। देखिए ये जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आती है, ऐसा कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये यूडीएल के कारण पैराबोलिक बनती है, और इस तरह से कुछ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता चलता है। तो ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो फिक्स्ड एंड के पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। या फिर कोई कंटिन्यूअस बीम है अगर, तो ये मान लो हिंज सपोर्ट हो गया, ये इंटरमीडिएट रोलर हो गया, फिर ये इंटरमीडिएट सपोर्ट हो गया, फिर यहाँ पे लास्ट में हिंज सपोर्ट दे दिया। तो हिंज सपोर्ट का तो मैंने प्रॉपर्टीज बताया ही था, और पूरे पे यूडीएल है, मान लीजिए इस तरह से लोडिंग लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है पूरे बीम पर। तो हिंज सपोर्ट पे प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, वहां पे तो बेंडिंग मोमेंट होगा नहीं, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा जीरो। दोनों हिंज सपोर्ट पे ये जो भी दोनों एंड सपोर्ट है दोनों पे बेंडिंग मोमेंट होगा जीरो, क्योंकि दोनों हिंज है। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि कंटिन्यूअस बीम के अंदर जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है वो फिक्स्ड एंड जैसा काम करता है, क्योंकि वहां पे भी नेगेटिव मूवमेंट होती है। ठीक है, तो नेगेटिव मूवमेंट होने का मतलब इसका बेंडिंग मूवमेंट, जो रफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होगा, इस तरह से बनेगा ऐसा। तो यहां पे देखिए, यहां पे पॉजिटिव, फिर इस लोकेशन पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, फिर ये पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, फिर ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, यहाँ पे जीरो बेंडिंग मूवमेंट, इधर जीरो बेंडिंग मूवमेंट सपोर्ट पे। क्योंकि जो हिंज सपोर्ट है वो बेंडिंग मोमेंट नहीं ले सकता, मोमेंट रिएक्शन नहीं डेवलप होता है हिंज सपोर्ट के अंदर। सपोर्ट में बताया था टाइप ऑफ सपोर्ट में, लेकिन जो फिक्स्ड एंड बीम है, फिक्स सपोर्ट जो होता है वहां मोमेंट रिएक्शन डेवलप होता है। तो वो जो मोमेंट रिएक्शन डेवलप होता है वो नेगेटिव नेचर की होती है। ये सब चीजें अभी बता रहे हैं, इसका कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में कैलकुलेशन करेंगे, एक एक को कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। खैर ये तो हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस में सॉल्व करके निकालेंगे, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट है। तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में जब मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, इनमें से कोई एक मेथड का यूज करने के बाद इस तरह के बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को सॉल्व किया जाता है। क्यों? लेकिन अभी जो सो में हम फिलहाल सॉल्व करेंगे, हम सो में डिटर्मिनेट सॉल्व करेंगे। लेकिन डिटर्मिनेट मेंबर को जो सॉल्व करेंगे उसमें भी फिक्स्ड एंड वाले मतलब प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे प्रॉप्ड कैंटिलीवर का हम प्रॉब्लम ले सकते हैं। कैंटिलीवर में आपको फिक्स सपोर्ट देखने को मिलता है, तो कैंटिलीवर वाला केस उठाएंगे जब सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, है ना, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कैसी होती है, क्या होती है, क्या वेरिएशन, सब कुछ डीप जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा बेसिक सीखेंगे आप कि एक बार सीखिए, बार बार मत पढ़िए, बस एक बार सीखिए, अप्लाई करते चलिए। कोई भी एग्जाम सब निकालो भाई, इंजीनियर है यार हम लोग, कोई भी एग्जाम। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू में पूछा था। ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन ये था, बोला एक कंटिन्यूअस बीम है, उस पर यूडीएल है, 3-4 स्पैन बना दिया, बोलो इसका बेंडिंग मोमेंट बना के दिखाओ। अच्छा कंफ्यूज, सर लोडिंग डायग्राम तो दीजिए, मतलब लोडिंग का वैल्यू तो बताइए, सब कुछ बताइए। हम यहाँ पे मेरे को पेपर दीजिए, पेन पेपर बहुत सारा, कल क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस में जब हम करेंगे इसका प्रॉपर मेथड को अप्लाई करके सॉल्व, तो देखिएगा ये एक या दो स्पैन, यहाँ पे 3 स्पैन दे दिए, ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। 2 ही स्पैन का कैलकुलेशन में हमको हमारा 2 या 3 पेज लग जाता है, इतने कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो बच्चा वही मेथड अप्लाई करने का सोचेगा फिर, बट वो पूछे थे, वो सिंपल लॉजिक है। अरे यूडीएल दिया हुआ है, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेंडिंग मोमेंट का, स्पैन में पॉजिटिव होगा, जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लोकेशन होगा वहां पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। इस चीज को घरों में सोचो, घर में जो बीम जाती है, तो बीम कॉलम जहां पे ज्वाइंट होता है वहां पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, बाकी बीम के बीच में स्पैन में पॉजिटिव, फिर बीम कॉलम ज्वाइंट पे नेगेटिव, फिर आगे पॉजिटिव, ऐसा। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट।
तो इसको जरा अगर मैं शॉर्ट में और बताऊं, ये तो बहुत डिटेल में चला गया, बेंडिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझाया है, ये सब चीजें बेसिक अभी है तो मैं दे रहा हूं क्योंकि आगे चल के इन सब चीजों को मैं रिकॉल करवाऊंगा, अप्लाई करवाऊंगा, इसलिए माइंड में अभी से थोड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर सीधी सीधी अगर साइन कन्वेंशन हम देखें तो साइन कन्वेंशन हम ये देखेंगे कि ये कोई अगर मेंबर है और इस मेंबर के ऊपर इस तरह से अगर मूवमेंट लग रहा है जिस कारण से इसका बेंडिंग जो है ये चांद जैसा बेंड करेगा, ऐसा इस तरह से बेंड कर जाएगा मेंबर। तो इस तरह से बेंड करने के कारण क्या हुआ, टॉप में कंप्रेशन हो गया, बॉटम में टेंशन हो गया, सी माने कंप्रेशन, ठीक है, और बॉटम में टेंशन। टेंशन किधर आ रही है, वो टॉप और बॉटम किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, न्यूट्रल एक्सिस या फिर दैट एक्सिस अबाउट विच द क्रॉस सेक्शन इज रोटेटिंग, और उस एक्सिस को बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो कंप्रेशन हो गया अब न्यूट्रल एक्सिस और बिलो न्यूट्रल एक्सिस आपका टेंशन आ गया। मैंने आपको बताया था ना, देखो जब मूवमेंट का डिफिनेशन हमने बताया था, जो मूवमेंट मिल रही थी, बेंडिंग मूवमेंट जो मिल रही थी, जो कपल मिल रही थी, उसमें हमने क्या किया था, जो नॉर्मल फोर्सेस थी क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और अभी वही चीज तो हमने करके दिखाया, ये क्रॉस सेक्शन है और मान लो ये क्रॉस सेक्शन का ये न्यूट्रल एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेट होना है, तो ऊपर लग रहा है कहीं ना कहीं कंप्रेसिव फोर्स और नीचे लग रहा है टेंसाइल फोर्स, कंप्रेशन और टेंशन, है ना। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, और ओके पॉजिटिव या फिर इसको हम कहेंगे सैगिंग। तो यही चीज तो हमने करके आपको दिखाया था जब बेंडिंग मोमेंट बताया था हमने कि नॉर्मल फोर्सेस को, जो एक्सियल फोर्स है नॉर्मल फोर्स, उसको हम सम एक्सेंट्रिसिटी पे लगा देंगे क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तब जाके एक हमको कपल बन रहा है किसके अबाउट, इस सेक्शन के अबाउट, इस सॉरी इस एक्सिस के अबाउट एक कपल मिल रही है हमको, ठीक है। और वही उसी के वही मूवमेंट के कारण तो रोटेशन हो रही है, समझ में आया। तो ये आपका सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, इसको क्या बोलेंगे, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, पहला साइन कन्वेंशन। सेकंड हॉगिंग, कोई बताता है बाबू डिटेल में, कहीं देखे हो इतना डिटेल में तो बोल देना, पूरा यूट्यूब ढूंढ लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ लो, नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ाते, क्यों, लोगों का फंडामेंटल खुद क्लियर नहीं होता है। ये मेंबर है, अब उल्टा चांद जैसा बेंड, अब मूवमेंट इस पे आपने ऐसा लगा दिया है, ऐसा इधर इधर ऐसा, तो बेंडिंग हो गया उल्टा चांद जैसा, जिसके कारण जो लोडिंग फेज था वो चला गया टेंशन में, नॉन लोडिंग फेज कंप्रेशन में, तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। समझ गए। इसके क्रॉस सेक्शन पे अगर दिखा दूं तो क्रॉस सेक्शन पे ऐसा दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शन, ये मान लो वो न्यूट्रल एक्सिस है, जिस एक्सिस के बाद क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा, है ना, तो ऊपर आ गई आपकी टेंशन और नीचे आ गया कंप्रेशन। इस तरह का हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हमको कैंटिलीवर में भी देखने को मिलता है, पूरे बीम में, पूरे कैंटिलीवर मेंबर में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होती है। हम सॉल्व करेंगे कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तब आपको देखने को मिलेगा कि पूरे मेंबर में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। और सॉरी, और जो लोडिंग फेस होता है वो जनरली जो टॉप फाइबर होती है, बीम के केस में अगर बीम देखो, तो बीम अगर देखो कोई जनरल बीम, तो बीम वगैरह जो होती है इस पे जो लोड लगता है कैसे लगता है, ये ऊपर ही लोड लगता है। मान लो जैसे ये बीम है, इसके ऊपर होती है स्लैब, बीम के ऊपर होती है ना स्लैब, तो स्लैब का लोड बीम के ऊपर वाले फेस पे ही आ रहा है ना, ऊपर वाले चेहरा पे आ रहा है ना, तो लोडिंग फेस जनरली ये टॉप फेस ही लोडिंग फेस होती है। या फिर आप ऐसा कह लीजिए, जैसे मान लीजिए इस कॉलम आएगी तो कॉलम इसी के ऊपर आके ना रेस्ट करेगी, तो सबसे पहला लोड तो इसका ऊपर वाले फेस पे आ रहा है ना। तो जनरली ये जो हॉराइजेंटल मेंबर होती है बीम, एक हॉराइजेंटल मेंबर है जो कि ट्रांसवर्स लोड कैरी करने के लिए बनी है। तो ये जो हॉराइजेंटल मेंबर है बीम, इसका जो टॉप फाइबर है वही लोडिंग फेस होता है, तो वही जनरली उसी को रेफरेंस फेस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब ये तो बीम के केस में इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं हम, और एक चीज होती है फ्रेम, हम फ्रेम भी पढ़ेंगे ना, हमको फ्रेम भी करना है। फ्रेम मतलब इस तरह का मेंबर होता है, देखिए पोर्टल फ्रेम वगैरह ऐसा, और इधर फिक्स कर दिया मान लो ऐसा, और यहां पे मैंने एक लोड लगा दिया पी, तो ये एक फ्रेम है। तो हमको फ्रेम का भी पढ़ना है, एसएफडी बीएमडी फ्रेम के केस में भी निकालेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस में तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे फ्रेम का, सोम में भी मैं थोड़ा बेसिक सिखा दूंगा फ्रेम का, जो डिटर्मिनेट फ्रेम होगा उसका एनालिसिस तो हम लोग सोम में भी कर लेंगे,
और जब स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर इनडिटर्मिनेट फ्रेम का बहुत एनालिसिस करेंगे, पूरा तो पूरा फ्रेम भी पढ़ेंगे और अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है, नॉट टू वरी। अरे सिविल इंजीनियरिंग बहुत डीप है भाई, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। चलो फ्रेम के केस में हम कैसे चेक करेंगे टैगिंग या हॉगिंग, देखिए इसमें भी चेक करने का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। मान लो कि जैसे ये एक्स सेक्शन, यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, तो इसको काट के बाहर निकालो, तो ये मेंबर होगा और ये आपका एक्स एक्स सेक्शन है, ठीक है, ये एक्स एक्स सेक्शन है। अब मान लीजिए जो लोडिंग फेस है आपका, ठीक है, लोडिंग फेस, वो भी जनरली ये आउटर फेस जो होता है यही लोडिंग फेस होती है, ठीक है, ये आउटर हो गया और ये इनर हो गया, आउटर फेस और ये इनर फेस। तो जो आउटर फेस होता है जनरल कंडीशन में बता रहा हूं यही आपका लोडिंग फेस होता है। और किसी किसी क्वेश्चन में बोलता हूं एग्जामिनर बहुत ही क्या बोलते हैं है ना, तो छोड़ो यार वो नहीं बोलना है वो सब, है ना। तो किसी किसी क्वेश्चन में जानकर वो लोडिंग अलग दिखा देंगे, जनरली ऐसा लोड देंगे आपको, इधर से ऐसा लोड लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लोडिंग है या फिर ऐसा यूडीएल है। लेकिन कोई कोई कभी किसी एग्जाम में मान लो कन्वेंशनल है, टेस्ट करना चाहता है नॉलेज की, साइन कन्वेंशन का है कि नहीं नॉलेज आपको ढंग से, ऐसा बोल देगा लोडिंग फेस, लोडिंग अंदर, तो इनर फेस पे लोडिंग लग रहा है। फिर आपका इस वाले मेंबर को देखो, ये वाला जो मेंबर है, ठीक है, अच्छा ये मेंबर, ये जो फ्रेम है इसमें ये मेंबर कौन है, ये बीम हो गया, और ये जो वर्टिक हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम हो गया, और ये जो वर्टिकल मेंबर ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो कॉलम है इस पे देखो, इसका इनर फेस पे लोडिंग लगा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। खैर अब देखिए, अब ये इमेजिन करो, अब सोचो कि ये एक्स एक्स सेक्शन जो है ना, इसके अबाउट ये मेंबर फिक्स कर लो, सोचो कि इसके अबाउट फिक्स है, ठीक है, और ये जो यूडीएल लोडिंग लगा हुआ है, सोचिए कि इस एक्स, ये एक्स एक्स सेक्शन है, इसके अबाउट मेंबर फिक्स हो गया, और ये जो यूडीएल लोडिंग लगा है, ये यूडीएल लोडिंग कैसा, मतलब इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट ये मेंबर को यूडीएल लोडिंग कैसा रोटेट करवा रहा है, इस तरह से कुछ ऐसा, इस तरह से बेंड करवाएगा, मतलब ऐसा बेंड करवाने का कोशिश कर रहे हैं, देखो ऐसा, मतलब बेंडिंग जो होगी वो कुछ ऐसा हो रही है, इस तरह से कुछ बेंडिंग हो रहा है, देखो। तो बेंडिंग इस तरह से हो रहा है, मतलब जिस फेस पे लोडिंग लगा है वो टेंशन में चला गया, और जिस फेस पे लोडिंग नहीं है इनर फेस, वो कंप्रेशन में आ गई। तो मैंने क्या बोला था, अगर लोडिंग वाला फेस टेंशन में आ जाए और नॉन लोडिंग कंप्रेशन में चला जाए, वो हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। हाँ, यही चीज तो मैंने अभी समझाई थी। तो उसको इस तरह से अप्लाई किया जाता है, जो भी सेक्शन है, मतलब ये यूडीएल, इस यूडीएल के कारण जो मूवमेंट आपको मिल रहा है एक्स सेक्शन पे, वो नेगेटिव नेचर का है, आप ऐसा बोलोगे, ठीक है। इस यूडीएल के कारण इस एक्स एक्स सेक्शन पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव नेचर का है। बेंडिंग मोमेंट कैसा है, हॉगिंग इफेक्ट है, मतलब इस वाले पोर्शन में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है उस यूडीएल के कारण, हम ऐसा बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। सेम, मतलब ऐसा चेक करना है, ओके। और मान लीजिए कि फ्रेम का ही एक पोर्शन कंसीडर करता हूं, ऐसा है, ठीक है, और यहां पे एक्स, ये एक्स एक्स सेक्शन है, और लोडिंग जो है ना, लोडिंग कुछ ऐसा दिया हुआ है, समझो कि लोडिंग, लेट सपोज लोडिंग ऐसा दे दिया है, यहां पे एक पॉइंट लोड इस तरह से एफ लगा के दिखा दिया आपको, ये फोर्स लग रहा है। तो लोडिंग फेस मेरा कौन सा है, ये आउटर वाला फेस, ये मेरा लोडिंग फेस है, लोडिंग फेस। तो यही फेस मेरा रेफरेंस फेस हो गया। समझ में आ रहा है, यही फेस मेरा रेफरेंस फेस हो गया। अब इस केस में हो क्या रहा है, बेंडिंग कैसा होगा, समझो मैंने क्या बोला, बेंडिंग कैसा होगा ये चेक करने के लिए क्या करोगे,
जो एक्स एक्स सेक्शन है उसके अबाउट सोचो कि मेंबर फिक्स है, उसके अबाउट मेंबर फिक्स है। और ये फोर्स कैसा लग रहा है, ये फोर्स ऐसा लग रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा, एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट मेंबर को ऐसा रोटेट करवा रहा है, ऐसा। ये एक्स एक्स सेक्शन है मान लो, और ये यहाँ पे ऐसा मैंने फोर्स लगा दिया है, तो ये जो फोर्स है इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट मेंबर को ऐसा रोटेट करवा रहा है। तो बेंडिंग कैसे हो रही है मेंबर की, अगर वो देखोगे तो आप बताओगे कि सर बेंडिंग तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा। एक मिनट यार, मेंबर जो आपका बेंड कर रहा है वो कुछ ऐसा बेंड कर रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से बेंड कर रहा है, मतलब आप देखो जो लोडिंग फेस है वो कंप्रेशन में गया और नॉन लोडिंग फेस टेंशन में गया है। अगर ऐसा बेंड करेगा तो इमेजिन करो ना, बस इमेजिन करो, इस तरह से बेंडिंग करो, देखो ऐसा, या इस केस में बेंडिंग ऐसा ही हो रहा है ना, ये सीधा है, ये सीधा है, बेंडिंग ऐसा हो रहा है। तो जो इस फेस पे, आउटर वाले फेस पे लोडिंग है, ये वाला फेस अगर ऐसा बेंडिंग होगा तो ये फेस कंप्रेशन में गया, ये वाला टेंशन में जा रहा है, इसकी लेंथ बढ़ेगी आउटर फाइबर की, तो कंप्रेशन टेंशन। तो ये लोडिंग फेस कंप्रेशन, नॉन लोडिंग टेंशन, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। होगा यस और नो, यस हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल मेंबर के केस में हम इस तरह से चेक करते हैं, सैगिंग या हॉगिंग, ठीक है। तो ये चीज, दोनों चीज ध्यान रखना, मैंने हॉराइजेंटल के केस में बता दिया, वर्टिकल के केस में बता दिया, ठीक है, कि किस तरह से सैगिंग हॉगिंग चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है उम्मीद करता हूं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे मेरे को पूछते रहते हैं सैगिंग हॉगिंग सैगिंग हॉगिंग, मैं सोचता हूँ यार इतना अच्छे से पढ़ा चुका हूँ फिर भी पूछ रहे हो, मतलब फिर फीलिंग आती है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट ही थोड़ा लगता है कि बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं, तो आप पकड़िए, ठीक है। बेंडिंग देखना है, लोडिंग फेस रेफरेंस फाइबर देखना है, बेंडिंग ऐसा सीधा सीधा सीधा, ध्यान रखना, जो लोडिंग फेस है वो कंप्रेशन में चला गया, नॉन लोडिंग फेस टेंशन में आ गया, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। अगर बेंडिंग ऐसा उल्टा चांद जैसा, तो ऐसा बेंडिंग हो रहा है मतलब लोडिंग नीचे से लग रहा है भाई, नहीं नहीं सॉरी, अगर बेंडिंग ऐसा और लोडिंग ऊपर से लग रहा है, ठीक है, मोमेंट ही कुछ ऐसा आ गया है कि लोडिंग ऊपर से ही है, यही आपका लोडिंग फेस टॉप फाइबर ही है, लेकिन मोमेंट ही कुछ ऐसा आ गया कि बेंडिंग हो गया ऐसा, ठीक है। तो आपका क्या है, जो लोडिंग फेस है मेंबर का वो चला गया टेंशन में, नॉन लोडिंग फेस आ गया कंप्रेशन में, हॉगिंग, ठीक है, यही है ना जी। सैगिंग मतलब ये कंप्रेशन टेंशन पॉजिटिव, हॉगिंग ऐसा, ये टेंशन ये कंप्रेशन नेगेटिव, ये सैगिंग और ये हॉगिंग, क्लियर है, बार बार बता दिया। जितना आपको बेंडिंग मूवमेंट और एसएफडी का साइन कन्वेंशन सिखाया मैंने आज तक किसी भी बैच में ऐसा नहीं सिखाया है। उसका रीजन क्या है ना, मैं समझता था बच्चों को आता है, बट इतना साल हो गया, करीबन हमको 6 साढ़े 6 7 साल लगभग होने को है पढ़ाते पढ़ाते। सोम पेपर मैं करीबन 4-5 बार सोम पढ़ा चुका हूँ इस अंतराल में। तो जब पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चों को डाउट नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चों को मतलब ये साइन कन्वेंशन से बड़ा दिक्कत रहती थी, ठीक है। इसलिए बहुत धीरे धीरे आराम से सब चीजों को बिट बाय बिट करते करते मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया है, सैगिंग हॉगिंग क्या होता है ये समझाया है। अभी अप्लाई करना, अप्लाई करके दिखाना बाकी है, ठीक है। अभी और चर्चा करेंगे उसके ऊपर, अप्लाई कैसे करना है, ओके। लेकिन पहले अभी ये देख लीजिए, फिलहाल तो डेफिनेशन लिख लीजिए। दिस साइन, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। दिस साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज फॉलो, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द रेफरेंस फेस गेट कंप्रेस्ड, सीधा लिख दिया, कंप्रेशन में अगर चला गया रेफरेंस फेस, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, या फिर इसी को हम सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। नोट्स लिखते चलिए, ठीक है। ये सोम जैसा पेपर में आप पीडीएफ के लिए इंतजार मत करिए, पीडीएफ तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये तो प्रोवाइड कर ही दूंगा,
लेकिन खुद से लिखो बाबू, डायग्राम खुद से बनाओ, चीजों को अच्छे से कॉपी में बनाते चलो, पढ़ते चलो। 350 से 400 पन्ने का सोम लिखवाऊंगा केवल, ये करता हूं मैं। ठीक है, आगे सभी सब्जेक्ट जाएंगे ऐसे, क्योंकि सभी मेजर सब्जेक्ट हम ही आपको पढ़ाने वाले हैं। इफ द रेफरेंस फेस गेट टेंस्ड, अगर रेफरेंस फेस जो भी है आपका वो अगर टेंशन में चला गया, देन इट इज कॉल्ड एज हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, या फिर इसी को हम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कह देंगे। ठीक है, अब फिर कंफ्यूजन आएगी, एक लाइन अगर नहीं लिखा हुआ होगा कि ससुरा ही रेफरेंस फेस कौन सा था। डायग्राम मैंने बनवा के लिखवाया है वहां पे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन आ जाएगी आपके अंदर, तो इसके लिए भी तोड़ है। याद रखना, जनरली, अमूमन, रेफरेंस फेस इज दैट फेस ओवर विच लोडिंग इज अप्लाइड, जिसपे लोड अप्लाइड होता है। ये एक डायग्राम यहां पे बना के दिखा दो। ये कोई मेंबर है, ठीक है, और लोडिंग जो अप्लाइड है, लेट्स सपोज यहां पर ऐसे अप्लाइड है, तो ये जो टॉप फेस होगा, टॉप फेस बोलो, टॉप फाइबर बोलो, ठीक है, या ये जो है इसी को हम लोडिंग फेस या रेफरेंस फेस बोलेंगे। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन इन योर माइंड नाउ कि व्हाट इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एंड व्हाट इज योर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, अब चलते हैं अपने को जो काम करना था। क्या काम करना था बाबू लोग? अपने को काम करना था ये कि कहाँ गया अपना बेंडिंग मोमेंट वाला, ये वाला डायग्राम है क्या? अच्छा, ये तो जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट बहुत चीज बता दिया यार आज तो। हाँ, अपने आते इधर, ये जो बेंडिंग मोमेंट mx है, एक्स सेक्शन पे जो मैंने लगाया, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसा पता लगाऊं? ठीक है, इस चीज पर अब आ जाते हैं। ये कैसे देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो, किसी एक हिस्से को कंसिडर करता हूं, अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक हिस्सा मैं ले लिया, चलो लेफ्ट वाला हिस्सा ले लेता हूं। लेफ्ट वाला हिस्सा, तो लेफ्ट वाले हिस्से पे यहाँ पे आपका क्या था, जो भी था यार, ये यहाँ पे आर सपोर्ट रिएक्शन थी, ऐसा थी। ठीक है, तो लेफ्ट वाला हिस्सा है, तो सेक्शन को मैं क्या बोला हूं, लेफ्ट वाले हिस्से के साथ जोड़ के ही समझो। सेक्शन को लेफ्ट वाले हिस्से के साथ जोड़ के ही समझो। तो ये लेफ्ट फेस हो गया, ये सेक्शन को लेफ्ट वाले हिस्से के साथ जोड़ के समझोगे, तो यहां पर जो बेंडिंग मूवमेंट आपने इंटरनल मूवमेंट अप्लाई किया, यही mx अप्लाई किया था। तो ये किधर, इस सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन के राइट में आपने अप्लाई किया है। ये जो mx अप्लाई किया है, ये एक्स एक्स सेक्शन के राइट में आपने अप्लाई किया है, यही है ना, क्योंकि ये लेफ्ट हिस्सा है, तो मैंने बोला कि सेक्शन को इसी हिस्से के साथ जोड़ के समझिए। ये जो फेस है, ये आपका लेफ्ट फेस है। ठीक है, लेफ्ट फेस हो गया, तो जो आपने मोमेंट अप्लाई किया वो राइट में अप्लाई किया है बेसिकली। ये एक तरीका था, राइट में जो आपने ये अप्लाई किया है। अब दूसरा चीज बता रहा हूं, समझना। तो एक्स एक्स सेक्शन के राइट में, तो ये मान लो एक्स एक्स सेक्शन है, इसके राइट में ऐसा है, ये राइट साइड है एक्स एक्स सेक्शन का। ठीक है, ये मान लेते हैं ये एक्स एक्स सेक्शन है भाई, छोटा कर लेते हैं। उसके राइट साइड में ऐसा, तो क्या बोला, लेफ्ट में फिर कैसा होगा, जस्ट इसका उल्टा। राइट साइड में किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक चल रहा है, देखो एंटी क्लॉक। तो लेफ्ट में क्या होगा, ये लेफ्ट वाला साइड है, तो लेफ्ट में क्लॉक चलेगा, लेफ्ट में क्लॉक चलेगा। तो ये क्या हो गया, क्या ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट वाला नहीं हो गया? देखो सैगिंग, यहाँ पे आपको सेक्शन पे मैंने आपको दिखाया, इसी सेक्शन का एक छोटा सा लेंथ है, आप सोच लो। अगर और ज्यादा माइंड में कंफ्यूजन आ रहा है तो सोच लो कि ये सेक्शन एक केवल सेक्शन ना होते हुए उसका थोड़ा सा थिकनेस भी है, वो छोटा सा उसका लेंथ भी है।
मान लो ये आपका एक्स एक्स सेक्शन, एक छोटा सा लेंथ है, डी एक्स लेंथ का एक्स एक्स सेक्शन है, तो इस पर राइट में ऐसा बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, और लेफ्ट में ऐसा है, तो क्या ये इस तरह से नहीं रोटेट कर रहा है, इस तरह से बेंडिंग नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बेंडिंग होने के कारण क्या टॉप फाइबर आपका कंप्रेशन में नहीं जा रहा है और बॉटम फाइबर आपका टेंशन में नहीं आ रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं हो गया, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट नहीं हो गया। तो ये mx क्या है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है ना, ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे पॉजिटिव नेचर की है, समझ गए। तो ये तो मैंने लेफ्ट वाले हिस्से पे देखना सिखाया, राइट वाले हिस्से पे कैसे देखोगे वो भी बताता हूं, चलो यार वहां से भी पॉजिटिव देख लो, कैसे फीलिंग कैसे देखेंगे। ये राइट वाला हिस्सा था, ठीक है, राइट वाले हिस्से में क्या थी, यहाँ पर एक पॉइंट लोड, मतलब पॉइंट, ये रिएक्शन पॉइंट लोड ही है, तो ये आरबी था, और इधर एक पॉइंट लोड था आपका पी, और जो मोमेंट आपने अप्लाई किया था फॉर बैलेंसिंग, वो कैसा अप्लाई किया था, शायद ऐसा अप्लाई किया था आई थिंक, क्योंकि रोटेशन हो रहा था क्लॉकवाइज, अनबैलेंस मोमेंट की जो, नहीं रोटेट अनबैलेंस मोमेंट एंटी क्लॉक था, आपने क्लॉकवाइज अप्लाई किया था, देख लेते हैं, यही था ना, देख लो यार, हाँ बिल्कुल, देखिए राइट वाले हिस्से पे आपने mx क्लॉकवाइज अप्लाई किया था फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये mx हमने भी यहाँ पे क्लॉकवाइज दिखा दिया, ये mx। तो अब मैंने क्या बोला, ये राइट वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, देखो एसएफडी बीएमडी में भी यही किए थे, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन देखते वक्त मैंने क्या बोला था, जैसे राइट वाला हिस्सा है, ये एक्स एक्स सेक्शन को आप राइट वाले हिस्से से जुड़ा हुआ ही समझिए, तो ये राइट फेस हो गया, ये राइट फेस है, तो मतलब बेसिकली ये जो मोमेंट आप देख रहे हो ये राइट फेस के आगे देख रहे हैं, ठीक है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट फेस पे है, आप ऐसा समझिए, यही समझेंगे। तो मान लीजिए ये डी एक्स 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 सेक्शन है, तो एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट फेस पे, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, लेफ्ट पे ऐसा है तो राइट पे ऐसा होगा फॉर इक्विलिब्रियम। तो क्या फिर से आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये ऐसा ही बेंडिंग मोमेंट है, सैगिंग पॉजिटिव सैगिंग, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन को चेक किया जाता है इसमें, और अपना जो कैलकुलेशन मेथड है उसमें देखो, शियर फोर्स के केस में मैंने चेक कैसे देखते हैं वो चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। शियर फोर्स के केस में जैसे कि लेफ्ट से कैलकुलेशन कर रहे हो तो एक्स एक्स सेक्शन लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर लेफ्ट फेस पे अपवर्ड है तो राइट पे डाउनवर्ड होगा, अगर लेफ्ट से हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और लेफ्ट फेस पे अपवर्ड आपको दिख गया शियर फोर्स, तो राइट पे डाउनवर्ड होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव। अगर लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे हो और लेफ्ट फोर्स पे अगर जो अलजेब्रिक सम था ट्रांसवर्स फोर्सेस का वो अगर डाउनवर्ड आता, ठीक है, तो राइट फेस पे अपवर्ड रोटेशन इज योर एंटी क्लॉक, तो शियर फोर्स हो जाता नेगेटिव। ये शियर फोर्स के केस में यूज करते थे हम लोग, और बेंडिंग मोमेंट के केस में मैंने सैगिंग और हॉगिंग का कॉन्सेप्ट बताया, और वहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉक रोटेशन बताया था शियर फोर्स में, यहाँ पे सैगिंग और हॉगिंग मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, बात समझना मेरा, जो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट है, अब जब भी लिखोगे उसका साइन कन्वेंशन चेक करना होगा आपको कि वो सैगिंग है या हॉगिंग है, तो हमेशा मतलब लोडिंग का इफेक्ट देखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई मेंबर है, ये कोई मेंबर है, और यहां पर कोई एक्स एक्स सेक्शन मैंने कट किया है, समझना एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे एक्स एक्स सेक्शन कट किया है और यहां पे एक सपोर्ट रिएक्शन है, लेट्स सपोज ये सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू है P मान लीजिए, और यहां पर आपका और एक लोड है, लेट्स सपोज वो लोड का मैग्नीट्यूड है P1, ये लेफ्ट वाला साइड, ये और एक्स एक्स सेक्शन आपके राइट पर है, और आप इक्वेशन लिख रहे हो लेफ्ट टू राइट, आपको लिखना है मूवमेंट का इक्वेशन, मूवमेंट एट सेक्शन एक्स, एम एक्स लिख सकते हो या फिर बी एम एक्स लिख सकते हो, इक्वल टू क्या इक्वेशन लिख सकते हैं आप ऐसा,
बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन या मोमेंट एट एक्स सेक्शन, दोनों में से कोई भी नोटेशन को आप यूज कर सकते हो, जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है नोटेशन, इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो BMX लिखिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लगेगा लोगों को देखने में कि अच्छा बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन का बात कर रहा है। ठीक है, ये लिखूंगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन इक्वल टू, मैं सबसे पहले लेंथ डिफाइन कर देता हूं। लेट्स सपोज कि ये यहां से x डिस्टेंस पे है और P1 लोड से ये x सेक्शन x1 डिस्टेंस पे है। इक्वेशन लिखने के लिए मैं आपको एग्जांपल ये डायग्राम दिखा रहा हूं ताकि इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये समझेंगे। अब देखिए, जब बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आप लिखेंगे उस x सेक्शन पे, तो हम सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मोमेंट कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप ये P फोर्स के कारण उस x सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट है आप वो लिखोगे। तो P फोर्स के कारण उस x सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, P इंटू एक्स का है। अब ये P इंटू एक्स का जो बेंडिंग मोमेंट है इस x सेक्शन पे, इस P फोर्स के कारण, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको चेक करना होगा और उसके बाद इक्वेशन में फीड करना होगा। तरीका बता रहा हूं, यही तरीका अपनाना है। तो ये कैसे चेक करोगे, ये दिमाग में अप्लाई करके चेक करना है। दिमाग में क्या अप्लाई करना है, अब केवल अब भूल जाओ कि इस मेंबर के ऊपर P1 लोड भी है, ये भूल जाना है और यही सोचना है कि यहां पर XX सेक्शन है मात्र, और यहां पर आपका लोडिंग है P और ये X दूरी पर लोकेटेड है। तो अब सोचो कि ये P लोड के कारण ये मेंबर किस तरह से रोटेट हो रहा है अबाउट XX सेक्शन। तो आप बताओगे कि सर ये जो P लोड है इस XX सेक्शन के अबाउट इस मेंबर को कुछ इस तरह से रोटेट करवा रहा है, इस तरह से बेंडिंग होगी। तो इस तरह से बेंडिंग होगी तो देखिए टॉप फाइबर कंप्रेशन में गया, बॉटम फाइबर टेंशन में आ रहा है, मतलब जो लोडिंग फेस है वो कंप्रेशन में है, नॉन लोडिंग फेस टेंशन में। तो क्या इसका इफेक्ट सैगिंग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस PX। समझ में आ रहा है, हम क्लॉक एंटी क्लॉक वगैरह कुछ नहीं, वो बात ही नहीं है। तो कभी दिमाग में घिचपिच नहीं चलना कि क्लॉक एंटी क्लॉक वगैरह। मोमेंट का इक्वेशन लिखते वक्त बेंडिंग मोमेंट का सैगिंग हॉगिंग देखते हुए लिखना है। क्या देखते हुए लिखना है, सैगिंग हॉगिंग। जैसे मैंने सैगिंग चेक कर लिया कि अच्छा इसका सैगिंग इफेक्ट है, तो प्लस लगा के मैंने लिखा, पॉजिटिव साइड में लिखा उसको, प्लस PX। अब इसका काम खत्म। अब ये P1 लोड के कारण मूवमेंट हमको लिखना है। तो P1 लोड कहां पर है, P1 लोड ये आप अब ऐसा एज्यूम करिए, ये XX सेक्शन और बाकी सब लोड को भूल जाइए, चाहे कितना भी लोडिंग हो सबको भूल जाओ। जिस लोडिंग का लिख रहे हो जिसके कारण मूवमेंट, केवल उसी लोड को उस मेंबर पे लगाओ और उस XX सेक्शन को देखो और उसका डिस्टेंस देखो ये कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस इसका X1 डिस्टेंस पे लोकेटेड है ये P1 लोड। इसका इफेक्ट देखो, मतलब ये P1 लोड इस मेंबर को XX सेक्शन के अबाउट कैसा रोटेट करवा रहा है, ये इस तरह से कुछ रोटेट नहीं करवा रहा है, मतलब ऐसा देखो, इस तरह से कुछ बेंडिंग नहीं होगा इस केस में, होगा ना। ये P1 लोड ऐसा है तो बेंडिंग ऐसा होगा ना, इस तरह से। तो इस तरह से जो बेंडिंग हो रहा है, मतलब बेंडिंग जो रियल बेंडिंग होगी ऐसा होगा, इस तरह से। तो जो लोडिंग फेस है क्या वो टेंशन में नहीं जा रहा है, मतलब ये वाला फेस टेंशन में चला गया, ये कंप्रेशन में। तो लोडिंग फेस टेंशन और नॉन लोडिंग फेस कंप्रेशन, या फिर टॉप फाइबर टेंशन बॉटम फाइबर कंप्रेशन। और यहाँ पे सैगिंग वाले केस में, पहले वाले केस में टॉप फाइबर कंप्रेशन बॉटम फाइबर टेंशन, इसलिए पॉजिटिव। और ये टॉप फाइबर टेंशन बॉटम फाइबर कंप्रेशन, तो क्या इसका इफेक्ट नेगेटिव नहीं है, हॉगिंग नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे माइनस P1 X1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन एट दैट एक्स सेक्शन। इस तरह से हम इक्वेशन को लिखा करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन को लिखते वक्त, ठीक है, हम सैगिंग या हॉगिंग देखेंगे इंडिविजुअल लोडिंग का, वो देखते हुए उसके आगे प्लस, जिस जो हॉगिंग इफेक्ट दे रहा है उसके आगे माइनस, जो सैगिंग इफेक्ट दे रहा है उसके आगे प्लस लगा के इक्वेशन को लिख देंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज दिमाग में रखना। अब धीरे धीरे शॉर्टकट डेवलप हो जाएगा, आदत आ जाएगा, बेसिक यही है, ठीक है। तो धीरे धीरे शॉर्टकट क्या डेवलप हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो जो रिएक्शन है, रिएक्शन के कारण एक्स एक्स सेक्शन पे सैगिंग इफेक्ट है, और जो लोडिंग है, लोडिंग के कारण एक्स एक्स सेक्शन पे हॉगिंग इफेक्ट है। तो हमेशा जितने भी सपोर्ट रिएक्शन होंगे उनके कारण सैगिंग इफेक्ट होगा, तो उसके कारण जो मोमेंट लिखेंगे प्लस लगा के लिख देंगे, और जो लोडिंग होगा उसके कारण हॉगिंग इफेक्ट होगा उस सेक्शन पे, अगर लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो इक्वेशन को,
तो उसके आगे नेगेटिव लगा के लिख दिया करेंगे। एक दो कन्वेंशनल क्वेश्चन अलग अलग टाइप का सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पूरा ये सब चीजें जो बेसिक, जब हम, ये तो अभी थ्योरी है, पढ़ा रहे हैं, जब कन्वेंशनल क्वेश्चंस पे आएंगे, अभी जस्ट आ ही जाएंगे, एक डेरिवेशन और है, उस डेरिवेशन को समझाने के बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगले क्लास में नहीं, उसके अगले क्लास से क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे जब हम लोग पहुंचेंगे तो फिर आपको ये सब जितना भी थ्योरी बता रहा हूँ, जितना भी हमने बेसिक्स आपको बोला है, वो सारा चीज वहां पे यूज करेंगे, तो वहां पे आप टाइम वेस्ट अपना नहीं होगा, स्पीड में फटाफट करते चलेंगे। बस लिंकअप करवा दूंगा, देखो समझा रखा था, देखो बोल रखा था, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हुए चलते हैं। इस तरह से बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखा जाता है। पहली बात ये कब, जब मोमेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं। दूसरा, एक कंफ्यूजन जो बच्चों में आता है वो क्या आता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, जब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हैं, तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास होता है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस अबाउट एनी पॉइंट। जो भी पॉइंट आप वहां पे देख रहे हो, चाहे सपोर्ट ए देख रहे हो, पॉइंट बी देख रहे हो, सी देख रहे हो, जो भी पॉइंट देख रहे हो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है। ये एक मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारा, फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ठीक है, तो जब हम इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे, इस वाले इक्वेशन को लिखते वक्त भी हम क्या क्या करते हैं, जो फोर्सेस है ना, उसके कारण किसी भी पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं मोमेंट इक्विलिब्रियम, उस पॉइंट के बाद मोमेंट देखते हैं कितना है और लिखते हैं। तो यहां पर सैगिंग हॉगिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, याद रखना, नो नीड टू चेक सैगिंग हॉगिंग, नो नीड टू चेक सैगिंग और हॉगिंग। ठीक है, यहां पे सैगिंग हॉगिंग चेक करते हुए इक्वेशन, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लिख के फिर सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर बस क्या करना है, एक ही चीज करना है, व्हाट, जस्ट इक्वेट टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट टू एंटी क्लॉक मूवमेंट। मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, मतलब जिस भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लिख रहे हो, पॉइंट इस पॉइंट पे लिख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारा लोडिंग है, तो जो भी लोडिंग है, जो भी रिएक्शन है, इनके कारण, ठीक है, किसी के कारण इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज होगा, किसी के कारण एंटी क्लॉक होगा, तो जिन जिन के कारण क्लॉकवाइज है उनको एक तरफ, जिन जिन के कारण एंटी क्लॉक है उनको एक तरफ रखिए, वो दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब क्लॉक एंटी क्लॉक एक पॉइंट पे, स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कहीं पर भी जहां पर इक्वेशन लिख रहे हो, बराबर हो जाना चाहिए, मतलब कैंसिल होकर 0 हो जाना चाहिए। तभी जाके हम बोलेंगे कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर किसी भी तरह का अनबैलेंस मोमेंट नहीं है और ये मोमेंट इक्विलिब्रियम में है ना। ये इक्वेशन लगाने का यही मकसद होता है ना। ठीक है, हमको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है मेंबर स्ट्रक्चर को, फिर जाके सोम की स्टडी चालू होती है। तो यहां पर आपको सैगिंग हॉगिंग की, इसका इफेक्ट सैगिंग है, इसका इफेक्ट हॉगिंग है, प्लस माइनस वो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो कौन क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, कौन एंटी क्लॉक दे रहा है। जो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है उन सबको एक तरफ लिखिए, और जो एंटी क्लॉक दे रहा है उनको एक तरफ लिखिए, या फिर अगर सेम साइड पे लिखना चाहते हो तो किसी एक को पॉजिटिव मान लो, किसी दूसरे को नेगेटिव मान लो। ठीक है, और जो उसके बाद वो 0 हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है, समझ गए बात को, ऐसा। तो ये देखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे सैगिंग हॉगिंग चेक करने मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए ये डाउट मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करवा दिया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ, अच्छा उम्मीद नहीं करता हूँ, और एक टॉपिक इसमें और एक बताना है जो अपना अपना डेफिनेशन है। तो ये रहा अपना वाला डेफिनेशन, जैसा शियर फोर्स के केस में डेफिनेशन आपको दिया था अपना वाला, तो यही अपना वाला डेफिनेशन हो गया जो आपको कैलकुलेट करके देगा। और ये एग्जांपल मैंने अभी समझा भी रखा था, द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट आइदर टू लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। मतलब एक मेंबर है, सिंपली सपोर्टेड बीम है मान लो, या फिक्स्ड बीम जो भी है,
यहाँ पे एक सेक्शन आपने डिफाइन किया एक्स एक्स सेक्शन। अब बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन आपको लिखनी है, तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिखिए और एक्स एक्स सेक्शन पे पहुंच जाइए। मोमेंट मतलब इसमें यहाँ पे जितने भी फोर्सेस हैं, इधर एक रिएक्शन है, इधर एक फोर्स है, जो भी है, इनको कंसिडर करते हुए सैगिंग हॉगिंग देखते हुए एक्स एक्स सेक्शन पे मोमेंट लिख दीजिए, वही होगा मोमेंट का वैल्यू। या फिर आप इधर से आना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखना चाहते हैं तो भी लिखिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सपोर्ट रिएक्शन है, इधर एक लोडिंग है, इधर एक लोडिंग है, तो इसके इसके कारण मूवमेंट, इसके कारण मूवमेंट, इसके कारण मूवमेंट, इंडिविजुअल इफेक्ट देखिए, इंडिविजुअल इफेक्ट देखिए सैगिंग हॉगिंग देखते हुए एक्स एक्स सेक्शन पे किसके कारण कितना मूवमेंट बन रहा है उसका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। अलजेब्रिक सम मतलब सैगिंग हॉगिंग देखते हुए लिखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था, जस्ट अभी समझाया था, है ना। सैगिंग हॉगिंग देखते हुए हम वहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रिक सम कर रहे हैं ना, प्लस माइनस जो भी है। तो दिस इज द बेंडिंग मूवमेंट, चाहे आप लेफ्ट से आओ या राइट से आओ, ठीक है, यही चीज है। तो ये डेफिनेशन है, इसको हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा डेरिवेशन और बताऊंगा कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड लोडिंग रेट। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज है। नेक्स्ट क्लास में वो डेरिवेशन देखेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन के ऊपर। फिर तो उसके बाद सारा बेसिक खत्म हो गया एसएफडी बीएमडी का, बस अब कैलकुलेशन करते हुए चलना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।